हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, माय प्रोफेसर्स ऑब्सेशन, पार्ट 6, चैप्टर 101, धक्का देना और नाटक। फिर एडम कहता है मैं डैड से बात करता हूँ। ये सुन क्रिस्टल ओके कहती है तो एडम अपने डैड को कॉल कर लेता है। वही गैब्रियल अभी अभी कंपनी पहुंचा ही था जब उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन को निकाल देखता है और अपने केबिन के अंदर जाते हुए कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है हाँ बेटा। अपने डैड के आवाज को सुन एडम जो कुछ उसकी मॉम से बात हुआ था वो अपने डैड को बताने लगता है। ये सारी बातें जान गैब्रियल के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में कहता है काश तुम ये कदम पहले उठाती। अपने मन में इतना कहने के बाद गैब्रियल अपने बेटे से कहता है मुझे लगता है तुम्हारी मॉम इस बार सच कह रही है। ये सुन एडम को भी अच्छा महसूस होता है। दोनों का बात करने हो जाता है। फिर एडम कॉल कट कर देता है। एडम के कॉल कट होने के बाद गैब्रियल अपने चेयर पर जा बैठ जाता है। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है तो वो कहता है अंदर आ जाओ। ये सुन बाहर खड़ी सेक्रेटरी केबिन के अंदर आती है। फिर वो गैब्रियल के पास जाती है और अपने हाथ में पकड़े फाइल को उसके तरफ बढ़ा देती है तो उस फाइल को ले वो खोल चेक करने लगता है। तभी सेक्रेटरी उसके करीब जा कहती है सर कल हमें लंदन के लिए निकलना है। ये सुन फाइल को देखते हुए ही गैब्रियल कहता है मुझे याद है। ये सुन सेक्रेटरी कहती है तो मैं कितने रूम बुक करूं, दो या सिर्फ एक? इस सवाल पर गैब्रियल उसके हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है दो, और हाँ एक रूम डेकोरेटेड होना चाहिए। कल मैं अपनी वाइफ के साथ लंदन जाने वाला हूँ। ये सुन उससे दूर हो सेक्रेटरी कहती है ओके सर, फिर वहां से जाने लगती है। वही उसके जाने के बाद गैब्रियल अपने आप में ही कहता है अगर तुम पहल कर रही हो तो मैं भी करूंगा लूसी। भले मैं तुमसे प्यार ना कर पाऊं पर मैं एक अच्छा हस्बैंड जरूर बनने का कोशिश करूंगा खुद। मैं इतना कहने के बाद वो अपना फोन निकाल लूसी को मैसेज करता है मैं कल बिजनेस मीटिंग के सिलसिले से लंदन जा रहा हूं तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। मैसेज करने के बाद गैब्रियल अपने फोन को रखने वाला था पर तभी मैसेज आने का नोटिफिकेशन आता है तो वो अपने फोन में मैसेज खोल देखता है। हाँ ये देख वो लाइक का साइन हाँ मैं कर अपने फोन को साइड में रख अपना काम करने लगता है। वही दूसरी तरफ लूसी किसी टीनेजर लड़कियों को तरह ब्लश कर रही थी और एक्साइटमेंट के साथ अपना पैकिंग करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सभी साथ जाने लगती है। तभी पूजा कहती है मुझे कुछ काम है। ये सुन सभी साथ कहते हैं कुछ काम है। इस टीस सी भरी बात पर पूजा कहती है तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं अपनी बहन जेनी से मिलने जा रही हूँ। ये सुन बाकी सबको कुछ पता नहीं था पर चांदनी झट से कहती है क्या, पर क्यों? इस सवाल पर पूजा कल रात के कन्वर्सेशन के बारे में चांदनी को बता देती है। तभी चांदनी कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये बात सुन पूजा गहरी सांस भर कहती है मुझे भी, पर एक आखिरी बार उससे मिल लेती हूँ। ये सुन चांदनी ओके कहती है तो फिर अमेलिया सभी को बाय करती है और जाने लगती है। वही चांदनी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी चाली उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है डार्लिंग पूजा अपने सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। वही दूसरी तरफ जेनी अपने कार में बैठ निकल चुकी थी। तभी उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन को निकल स्क्रीन पर जॉन का नाम देखती है तो उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान छा जाता है। फिर वो कॉल उठा अपने कान में लगा कहती है हेलो। जेनी के आवाज को सुन जॉन सवाल करता है तुम मुझे कॉल क्यों की थी। जॉन के सवाल को सुन जेनी कहती है किया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रही हूं और मेरे कारण तुम और पूजा अलग किए थे तो मैं ही एक करूंगी। इतना कहने के बाद वो बिना जॉन के बातों को सुन कॉल कट कर देती है। वही जॉन को समझ नहीं आ रहा था आखिर जेनी करने क्या वाली है। जेनी कॉल तो उठा नहीं रही थी तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को कॉल करता है। वैसे भी अपने सरनेम का इस्तेमाल करना उसे बहुत अच्छे तरीके से आता था। पुलिस डिपार्टमेंट का हेड जैसे ही कॉल उठाता है तो जॉन उसे जेनी के नंबर की दे उसके लोकेशन को ट्रैक कर उसे जस्ट बताने को कहता है। फिर वो अपने अंकल रे के कंपनी से बाहर निकल जाता है। फिर अपने कार में जा बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ जेनी पूजा के कॉलेज के सामने वाला कैफे आ जाती है और अपने कार को रोक कार से बाहर निकल कैफे के अंदर जाने लगती है। वही पूजा पहले से ही जेनी के आने का इंतजार कर रही थी।
जब जेनी को पूजा देखती है तो उसकी आंखें कोल्ड हो जाती है। वही जेनी अपने चेहरे को मासूम बना पूजा के पास जाने लगती है, पर अपने मन में कहती है आज के बाद जॉन तुम पूजा के बारे में सोचोगे भी नहीं। इतना कहने के बाद वो पूजा के पास जा बैठ मुस्कुरा कर सवाल करती है कैसी हो तुम। जेनी के प्यारे बातों को पीछे क्या खतरनाक इसरा है ये समझना अमिलिता के लिए मुश्किल था। वो भी अपने होंठों पर मुस्कान ला कहती है अच्छी हूँ। ये सुन जेनी कहती है अच्छी तो होगी ही, एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी जो कर ली हो, पता नहीं वो तुम्हें प्यार करता भी है कि नहीं या बस पैसे के लिए अपने आप को उसके पास बेच दी हो। जेनी के बातों को सुन पूजा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खड़ी हो पानी का ग्लास उठा जेनी के चेहरे पर फेंक देता है। तो जेनी खड़ी हो मासूम बनते हुए कहती है ये क्या कर रही हो पूजा, मैं तो बस तुम्हें समझ रही हूँ, तुम्हारी बहन जो हूँ मैं। चाहती हूँ तुम अपने लाइफ में पैसे से नहीं बल्कि इंसान से प्यार करो। जेनी के बातों को सुन अमिलिता अपने कठोर आवाज में कहती है मैं किसी से भी करूं, तुम्हें फिक्र जताने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद पूजा जाने लगती है, तभी जेनी उसके पास जा उसे रोकते हुए कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। ये सारी बातें सुन पूजा रुक उसे कठोरता से देख कहती है अगर तुम खुद का तमाशा बनवाने आए हो तो बना सकती हो, पर मुझे इन्वॉल्व करना की जरूरत नहीं है। इतना कह वो जाने को थी, पर तभी जेनी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है प्लीज पूजा तुम जिद छोड़ दो और पैसे के लिए किसी बुरे इंसान के साथ मत रहो। तुम जानती हो ना ऐसी लड़कियां क्या कहलाती है। वहां बैठे सभी लोग सुन रहे थे और पूजा को घृणा से भरे नजर से देख रहे थे। तभी पूजा कहती है तुम ऐसा कह रही हो जो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन ली। ये सुन वहां के लोग और हैरान थे। वही जेनी मासूम बनते हुए कहती है मैं छीनी या तुम्हारे इस नेचर के वजह से वो तुमसे दूर चला गया, पर मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, प्लीज तुम किसी को अपना शुगर डैडी मत बनाओ। ये सुनते ही पूजा अपने हाथ को झटक रही थी, पर तभी जेनी का नजर आते हुए जॉन के तरफ पड़ता है तो वो जानबूझकर ऐसा शो करती है कि पूजा उसे धक्का दी। फिर वो पीछे जा पेट के बल गिर जाती है और अपने पेट को कसके पकड़ कहती है मेरा पेटा। तो सभी वहां आने लगते हैं और जॉन भी भागते हुए आता है। फिर देखता है पूरा खून खून है वहां। वही बाकी के लोग पूजा को कोस रहे थे। दूसरी तरफ खून देख पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जॉन के आते ही जेनी जॉन के हाथ को कसके पकड़ती है। चैप्टर 102 हॉस्पिटल जाना और याद आना। और रोते हुए ही कहती है जॉन मेरा बच्चा प्लीज इसे बचा लो। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। वही जॉन पूजा को गुस्से में देखता है, फिर जेनी को अपने गोद में उठा पूजा से कठोरता के साथ कहता है अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो देख लेना पूजा। इतना कहने के बाद वो जेनी को अपने साथ ले जाते हुए उसे तसल्ली देने लगता ही वही पूजा को कैफे में मौजूद सभी लोग कोसने लगती है। तो पूजा सभी के तरफ देखती है फिर जाने लगती है। कैफे से बाहर आने के बाद पूजा अपने मन में कहती है जेनी तुम इतना कैसे गिर सकती हो, वो तुम्हारा बच्चा था। इतना कहने के बाद वो कैफे ले वहां से जाने लगती है। कुछ वक्त बीत जाते हैं, जॉन जेनी को ले हॉस्पिटल आ जाता है और जेनी को एडमिट कर देता है। वही पूजा भी रियान के फ्लैट पहुंच जाती है और अंदर जाती है तो रियान एडम क्रिस्टल जो साथ बैठे थे वो पूजा को परेशान देखते हैं तो तीनों खड़े हो जाते हैं। वही पूजा रुक जाती है तीनों को देखकर। तभी रियान पूजा के पास जाती है तो पूजा उसके गले से जा लगती है। तभी रियान उसके बालों पर अपने हाथ प्यार से फेरते हुए कहता है क्या हुआ लिटिल ही। रियान के सवाल पर पूजा रोते हुए ही कहती है रियान मैं जेनी के बच्चे को नहीं मारी हूं, उसने खुद से मारा, वो ऐसा कैसे कर सकती है। रियान को पूरा बात समझ नहीं आ रहा था। तभी रियान उससे खुद से दूर कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देख सवाल करता है बात क्या है पूजा, साफ साफ बताओ। ये सुन पूजा रियान के आंखों में देख शुरू से सब कुछ बताने लगती है। तभी रियान उसे वापस से अपने बाहों में भर कहता है तुम रोना बंद करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद उसके बालों को प्यार से वो सहलाने लगता है। वही हॉस्पिटल में जॉन परेशान हो उधर उधर घूम रहा था। ऐसे हो कुछ वक्त बीत गए, फिर डॉक्टर बाहर आता है तो जॉन डॉक्टर के पास जा सवाल करता है जेनी और मेरा बच्चा कैसा है। जॉन के सवाल पर डॉक्टर अपने सिर को झुका उदासी से कहता है बच्चे को हिम बचा नहीं पाए। ये सुन जॉन के आंखों में आंसू भर जाता है और वो फिर सवाल करता है जेनी कैसी है। इस सवाल पर डॉक्टर कहता है उनका शरीर बहुत वीक हो चुका है और होश आने के बाद उनके मेंटली स्थिति को बताया जा सकता है।
ये सुन जॉन साल करता है उसे होश कब तक आएगा। इस सवाल पर डॉक्टर जवाब दे देता है कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। ये सुन जॉन उससे अंदर जाने का फिर पूछता है तो डॉक्टर उसे जाने का इजाजत दे देता है। तो जॉन हॉस्पिटल रूम के अंदर जाता है और जेनी के पास जा बैठ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है सॉरी जेनी, पहले मैं तुम्हारा इस्तेमाल किया जबकि तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरा साथ दिया हर मोड़ पर मैं तुम्हें छोड़ दिया। फिर मेरे लिए तुम पूजा के पास गई जबकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर पूजा के कारण हमारा बच्चा अब हमसे दूर हो गया। इतना कहने के बाद उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा रियान के बाहों में समय सोफे पर बैठी थी, तभी क्रिस्टल पानी का ग्लास ला उसके तरफ बढ़ा कहती है पूजा पानी पी लो, पर पूजा कुछ सुन ही नहीं रही थी। तभी रियान उसके हाथ से पानी ले पूजा को पानी अपने हाथ से पिलाते हुए कहता है तुमने कुछ नहीं किया है पूजा, ये सब जेनी का प्लान था जिसमें तुम फंस रही हो। इस बात पर रियान के हाथ से पानी पीने के बाद वो कहती है कोई इतना कैसे गिर सकता है, और ये सब कर उसे मिला क्या, क्योंकि अपने ही बच्चे को मारी जब को उसे जॉन मिल गया है। तो ये रियान को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस चीज को लेकर जेनी केस भी करने का सोचेगी तो कोई फायदा नहीं था। रियान उसे बचा लेता, ये बात तो उसे पता ही होगा जब उससे ये पता है उसका हस्बैंड है कौन। तो रियान इस बारे में सोच रहा था, तभी एडम कहता है मैं जेनी के प्लान का पता लगाने का कोशिश करता हूँ। ये सुन रियान उसके तरफ देख कहता है ओके। तो एडम फिर अपने फोन को निकाल अपने आदमियों को हॉस्पिटल में कॉल कर जाने कह देता है और जेनी के पल पल के एक्टिविटीज का खबर देने को उसे कहता है। तभी पूजा कहती है मुझे जेनी से मिलना होगा, वो इतना बड़ा कदम कुछ सोचकर ही उठाई है और वो खुद अपने जुबान से कबूल करेगी। ये सुन रियान कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन पूजा उसे प्यार से देखती है, पर रियान का दिल उसे इस बार अकेले भेजने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो वो साफ मना कर देता है और अपने रूम जाने लगता है। तो पूजा उसके पीछे जाने को होती है, पर एडम उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो पूजा रुक पीछे मुड़ एडम के तरफ देखती है, तभी एडम उसके हाथ को छोड़ पूजा से कहता है रियान सही बोल रहा है, तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। ये सुन पूजा के चेहरे पर उदासी छा जाता है, तभी एडम कहता है पूजा रियान के जगह पर रहकर देखो। ये सुन पूजा उसके बातों को थोड़ा समझती है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल अपने मेंशन आज जल्दी लौट जाता है और अपने रूम में जाता है तो देखता है लूसी अपने कपड़े डाल रही है। जब लूसी के कपड़े का क्वांटिटी देखता है तो गैब्रियल अंदर आते हुए ही कहता है थोड़ा जगह रहने भी दो, वहां जाकर वैसे भी ये ओवरफुल से भी ज्यादा होना है। ये सुन लूसी को पहले समझ नहीं आया, वही मुस्कुराते हुए गैब्रियल जाने लगता है। तभी लूसी को उसके शॉपिंग के पर इंडिरेक्टल ताना मिल रहा है। ये ख्याल आते ही लूसी अपने होंठों का पाउट बना कहती है आप मुझे क्या समझे हो, मैं इतना भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। जैसे ही लूसी ये बात कहती है कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए गैब्रियल कहता है अच्छा, पर मुझे याद है अब हम अपने हनीमून पर गए थे तब तुम लेकर 2 ट्रॉली गई थी और आई 5 ट्रॉली के साथ थी। इस बात पर लूसी अपने हनीमून का दिन याद करने लगती है। वो गई तो गैब्रियल के साथ हनीमून के लिए थी, पर एक भी रात गैब्रियल उसके साथ ना बीता, किसी और के साथ ही बीता रहा था। यहाँ तक कि दोनों साथ में कहीं घूमने भी नहीं गए थे, वो अकेले थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो शॉपिंग करने लगी थी। अपने हनीमून का दिन याद आते ही वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी और अपने अकेलेपन को जिस तरीके से दूर रहला रही थी कर रही थी। लूसी की बातों को सुन गैब्रियल को भी याद आने लगता है। चैप्टर 103 रोमांटिक सॉन्ग और रोमांस का तड़का। सब याद करने के बाद वो कहता है सॉरी, पर इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों बाद जो लूसी सुनना चाहती थी वो उसे सुनने को मिलता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो कहती है आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी गलती कहीं ना कहीं मेरे भी है। इतना कहने के बाद वो वापस अपने कपड़े पैक करने लगती है। वही गैब्रियल मुड़ उसके तरफ देखा है फिर अपने बदलने बदलने चला जाता है। वही दूसरी तरफ रियान बैठा होता है, तभी पूजा रक्त का खाना उसके लिए रूम में ही ले जा उसके बगल में बैठ जाती है। तो रियान अपने चेहरे को घुमा लेता है, तभी पूजा कहती है ओके बाबा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। ये सुन रियान अपने चेहरे को मोड़ उसके तरफ देखता है फिर कहता है प्रोमिस। ये सुन पूजा भी कह देती है हाँ बाबा प्रोमिस।
ये सुन रियान को थोड़ा राहत मिलता है। फिर वो पूजा के साथ डिनर करने लगता है। तभी पूजा सवाल करती है, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है? ये सुन रियान सवाल करता है, कैसा प्रैक्टिस? इस सवाल पर पूजा उसके और दीपक के बीच हुए डील का बात याद दिलाती है। तो रियान कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारा हस्बैंड बेस्ट है? ये सुन पूजा कहती है, आपको नहीं लगता मेरा दोस्त बेस्ट है? ये सुन रियान उसके बाजू को पकड़ अपने करीब खींच उसके आंखों में देख कहता है, तुम्हारा जो हूँ सिर्फ मैं हूँ, तो मेरा सिर्फ मेरे लिए इस्तेकाल करना। रियान का जलन देख पूजा के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओके पति देव जी। ये सुन रियान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर दोनों खाना खत्म करते हैं और फिर पूजा प्लेट रखने जाने को होती है, पर रियान उसके हाथ को पकड़ उसके होंठ से प्लेट ले साइड में रख उसे बेड पर बैठा देता है। फिर खड़ा हो खुद साइड में जाता है और अपने गिटार के डब्बे को खोल गिटार बाहर निकलता है। रियान अपने गिटार को पैक कर तभी रख दिया था जब उसके लाइफ से क्लारा बहुत दूर चली गई थी। पर पूजा के आने से रियान को खुशियां वापस आने लगी थी और सिंगिंग का जो नशा तब था एक बार फिर चढ़ने लगा था उसे। वो अपने गिटार को ला पूजा के बगल में बैठ जाता है और गिटार को प्ले करते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं। वही पूजा बस रियान को देखने लगती है। वही रियान अपनी आंखें बंद कर गिटार के धुन को बजाए हुए गाना गाना शुरू करता है। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहा चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली, इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। वो रियान का गाना सुन पूजा तो पूरी उसमें खो जाती है। वही रियान अपनी आंखों को खोल गिटार साइड में रख पूजा के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देखता हुए और गाने के आगे के लाइन को गाना गाना शुरू करता है। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें ना अब मेरी ना मेरा सवेरा, जान लेगा मेरी ये इश्क मेरा, इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। रियान के गाने को सुन पूजा की आंखें झपकना बंद हो जाती है और एक तक उसके आंखों में देखने लगती है। तो रियान गाना बंद कर उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को अपने होंठों में बसा लिया है और उसके होंठों को किस करने लगता है। तभी एडम का आदत था बिना नॉक किए दरवाजा खोलने का, तो आज भी उसके यही किया और बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों को किस करते हुए देखा। वही दोनों भी एडम के आने से झट से दूर हो गए। तभी एडम कहता है, सॉरी मैं भूल गया था, अब तू सिंगल से मंगल हो गया है। एडम के बातों को सुन रियान उसे घूर कर देख कहता है, अब तो याद आ गया था, तो बंद करो दरवाजा और यहाँ से जाओ। ये सुन एडम झट से दरवाजा बंद कर देता है। तभी रियान कहता है, उस पता नहीं कब इससे आगे तो इरिटेशन में कुछ कहता कि तभी पूजा उसके होंठों पर अपने एक उंगली को रख देते हैं और कहती है, अभी गुस्से का नहीं बल्कि प्यार का वक्त है। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को वापस छूने लगती है। वही एडम और क्रिस्टल हॉल में सोफे पर बैठे थे और मूवी क्रिस्टल देख रही थी, तो एडम भी वही मूवी देखने लगता है उसके साथ। पर तभी किस सीन आता है तो क्रिस्टल एडम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने चेहरे को फेर लेते हैं। तभी मूवी में किस से आगे होने लगता है सीन। तो क्रिस्टल रिमोट ले चेंज करने को थी, पर एडम उसके हाथ को पकड़ कहता है, चलने दो। इतना कहने के बाद वो क्रिस्टल की आंखों में देखने लगता है। वही क्रिस्टल को सांसें एडम को देखते ही तेज होने लगती है। वही एडम उसके तेज होते सांसें को महसूस कर पा रहा था। वो उसके होंठों के करीब धीरे धीरे जाने लगता है और क्रिस्टल को भी आंखें बंद हो जाती है। तो एडम उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ रियान उसके होंठों को किस करते हुए उससे बेड पर लेटा देता है और उसके होंठों को किस करते हुए को धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए गर्दन के पास आ जाता है और अपने लव बाइट का निशान बनाने लगता है। दूसरों तरफ एडम उससे किस करना बंद कर टीवी रिमोट से बंद कर क्रिस्टल को अपने गोद में उठाए खड़ा होता है। तो क्रिस्टल उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। तभी एडम बहुत प्यार से सवाल करता है, आज भी मुझे रोकना चाहती हो?
एडम के सवाल को सुन क्रिस्टल अपनी नजरें उठा एडम के आंखों में देखने लगती है पर कुछ जवाब नहीं देती है। तो एडम रूम के तरफ बढ़ते हुए ही कहता है, अगर तुम कुछ जवाब नहीं दोगी तो मैं हाँ समझूंगा। ये सुन क्रिस्टल की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है और उससे कुछ बोला ही नहीं जाता है। चैप्टर 104 लिफ्ट देना और उसके ब्लैक पर्सनैलिटी में खोना। एडम उसे रूम के अंदर ले जा रूम का दरवाजा बंद कर उसके आंखों में देखते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और इसके करीब जाते हुए कहता है, रोकना चाहती हो तो अभी रोक लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। एडम के बातों को सुन क्रिस्टल अपने हाथ को एडम के सीने पर रख देती है तो एडम को लगता है क्रिस्टल उससे आज फिर रोकने वाली है, पर क्रिस्टल उसके आंखों में देख सवाल करती है, तुम मुझे छोड़ो नहीं ना कभी। क्रिस्टल ने डरते हुए सवाल किया। आज क्रिस्टल के सवाल को सुन एडम उसके आंखों में देखते हुए ही कहता है, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मैं जी कैसे पाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने की वजह हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल अब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जा उसके कोमल होंठों को बसा लेता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। उसके किस में क्रिस्टल पूरे तरीके से डूबने लगती है। वही एडम भी आज अपने आप को बिल्कुल भी ना रोक अपने किस को डीप करने लगता है। वही रियान और पूजा एक दूसरे के प्यार में पूरे तरीके से डूब गए थे। दूसरी तरफ दीपक कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसे सड़क पर चलते लड़की दिखाई देती है जो बहुत जानी पहचानी सी उसे लग रही थी। तभी कोलिन को याद आता है, ये तो वही सीनियर है जो कॉलेज टेरेस पर उस दिन रो रही थी। दीपक अपने कार को उस तरफ ले जा अपने कार का शीशा नीचे कर उसके रफ्तार में अपने कार को चलाने लगता है तो एलिसा अपने चेहरे को मोड़ कार के तरफ देखती है। तभी उसे दीपक नजर आता है और कॉलेज का सीन उसके आंखों के सामने आने लगता है। तो दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की रात के वक्त अकेले रास्ते पर चले ये सही नहीं है। दीपक के बातों को सुन एलिसा कहती है, इस खूबसूरत लड़की का इतना परवाह क्यों कर रहे हो। एलिसा के सवाल को सुन दीपक कहता है, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के साथ कभी कुछ बुरा हो ये मुझे मंजूर नहीं। दीपक के बारे में सभी जानता था एलिसा भी। एलिसा मुस्कुराते हुए कहती है, बुरा करने वाला ये कहे तो अच्छा नहीं लगता है। इतना कहने के बाद वो अपने कदम तेज कर लेती है। तभी कोलिन भी अपने कार को हल्का और स्पीड कर कहता है, उससे मैं किसी के साथ बुरा नहीं किया हूँ। ये सुन एलिसा का कदम स्लो हो जाता है और वो दीपक को देखने लगी है तो दीपक भी उसके स्पीड में अपने कार के स्पीड को कर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। दीपक के सवाल पर एलिसा कहती है, जो लड़कियां हर रात कपड़ों की तरह बदले उससे बुरा नहीं तो क्या बोलना चाहिए। एलिसा के बातों को सुन दीपक कहता है, कोई परमानेंट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। वैसे ब्यूटीफुल ये सब बातें छोड़ी और कार के अंदर आओ, रात के वक्त ऐसे अकेले सड़कों पर चलना अच्छा नहीं है। ये सुन एलिसा रुक जाती है तो दीपक भी अपने कार को रोक देता है। तो एलिसा कार के अंदर आ बैठ जाती है तो दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो लगा था बहुत मेहनत करना होगा पर तुम तो मान गई। ये सुन एलिसा कहती है, मेरे पैर दुख रहे थे इसलिए। इतना कहने के बाद वो अपने सैंडल को खोलती है तो दीपक को उसके सैंडल से हुए पैरों में कट और रेसेस नजर आता है तो वो फास्टेस्ट बॉक्स कार के ड्रोव से निकाल देता है। तो एलिसा दीपक के तरफ देखने लगती है। तभी दीपक एंटीकेप्टिक निकाल झुक जाता है और एलिसा के पैर को जैसे ही छूता है तो एलिसा कहती है, मैं कर लूंगी। इस बात पर दीपक खुद दवा लगाते हुए कहता है, मैं कर रहा हूं ना। इतना कहने के बाद वो दवा लगा देता है फिर ऊँट उसके करीब जाता है तो एलिसा उसे देखती ही रहती है। तभी दीपक सीट बेल्ट ले उसे देखते हुए लगाने लगता है और लगाने के बाद अपने जगह पर जाता है तो एलिसा की तेज होती धड़कन थोड़ा संतुलन में आने लगा था और वो दीपक की तरफ देखने लगती है। दीपक दिखने में चार्मिंग था कि उसके ब्लैक पर्सनैलिटी को देख एलिसा की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी, ऊपर से उसका इतना कुछ उसके लिए करना। वही दीपक कार स्टार्ट कर सवाल करता है, तुम्हारा घर किस तरफ है। ये सवाल सुन एलिसा अपने होश में सा उसे बता देती है। चैप्टर 105 सुडेनली किस। कुछ वक्त के बाद एलिसा का घर आ जाता है तो दीपक कार स्टॉप कर देता है। कार रुकते ही वो अपने सीट बेल्ट को खोलने का कोशिश करने लगती है पर खुल ही नहीं रहा होता है तो दीपक उसके करीब जा उसके सीट बेल्ट को खोलने लगता है। वही एलिसा उसे देखते रहती है तो कोलिन उसके सीट बेल्ट को खोलने के बाद एलिसा के आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसे क्यों देख रही हो, प्यार हो गया है क्या।
दीपक के इस बात पर एलिसा उसके नजरों से अपनी नजरें हटा कहती है, नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुन दीपक दूर हो सवाल करता है, कौन है वो खुशकिस्मत? ये सुन एलिसा के चेहरे पर उदासी के भाव छा जाते हैं। एलिसा के उदासी से भरे चेहरे को देख कोलिन कहता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? दीपक के सवाल पर एलिसा उदासी से भरे आवाज में कहती है, प्रोफेसर यान पर वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। हर बार उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, तो मैं ये नहीं मानती जो तुम कह रहे हो। प्रोफेसर रियान को एलिसा भी पसंद करती है, ये जान दीपक अपने मन में कहता है, आखिर प्रोफेसर रियान में ऐसा है क्या? अपने मन में इतना कहने के बाद वो एलिसा के करीब जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को अपने तरफ कर कहता है, जरूरी नहीं है जिसे हम पसंद करें वो हमारे किस्मत में हो। मैं भी किसी को पसंद करता हूँ, पर वो किसी और को, उसके लिए ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। ये सुन एलिसा झट से कहती है, पूजा को पसंद करते हो ना? ये सुन दीपक अपने हाथ पीछे कर उसे हैरानी से देखता है, तो एलिसा मुस्कुराते हुए कहती है, फ्रेशर के दिन जैसे तुम उसे देख रहे थे, उसके आगे पीछे घूम रहे थे, इसे देख सभी समझ चुके थे। ये सुन कोलोन अपने बाल पर हाथ फेरना लगता है। तभी एलिसा कहती है, वैसे तुम्हें पता है पूजा किसे पसंद करती है? इस सवाल पर दीपक हाँ कहता है, तो एलिसा कहती है, ओह, तुम्हें भी पता? ये सुन दीपक उसके तरफ देख कहता है, मतलब तुम्हें भी पता है? ये सुन एलिसा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, प्रोफेसर यान। दोनों का दिल टूटा हुआ था। तभी कोलिन कहता है, उस दिन तुम इसलिए ही रो रही थी? इस बात पर वो हाँ में सिर हिलाती है और उसके आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाता है और वो कहती है, मुझे जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो जाने को होती है, पर कोलिन उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच उसके आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम रोते हुए बहुत गंदी दिखती हो। ये सुन उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एलिसा देखने लगती है। तभी दीपक उसके आंखों में देखते हुए कहता है, वैसे मैं आंसू खत्म कर तुम्हें सुंदर बना सकता हूँ। ये सुन अपने एब्रो उचकाते हुए कहती है, कैसे? ये सवाल सुन दीपक उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से किस करने लगता है। दीपक के अचानक से किस करने से एलिसा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही दीपक उसे किस करने के बाद उससे दूर हो मुस्कुराते हुए कहता है, अब देखो ना, बहुत खूबसूरत। ये सुन अपने होश में एलिसा कहती है, तुम बहुत घटिया हो। इतना कहने के बाद वो कार से बाहर निकल अपने तेज कदमों के साथ जाने लगती है, पर उसके होंठों पर आगे बढ़ने के बाद मुस्कान छा गया था। वही दीपक के होंठों पर भी मुस्कान था और वो अपने कार को स्टार्ट कर मुस्कुराते हुए कार मोड़ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा अपने घर के अंदर जाने के बाद अपने रूम में जा बेड पर वैसे ही लेट जाती है और उसके होंठों पर अब भी मुस्कान होता है। फिर वो उठकर बैठ अपने चेहरे पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या तू? वो तुझसे छोटा है। इतना कहने के बाद अपने दिमाग ऐसा कोई ख्याल जो उसे बेचैन कर दे उसे अपने दिल से बाहर निकालने लगती है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगते हैं। सुबह का वक्त हो गया था। पूजा कॉलेज ना जा कंपनी जाने के लिए रेडी होने लगती है, तो रियान उसे देखता है, फिर कहता है, अपना ख्याल रखना वहां, और अगर जॉन तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी वहां आकर करने का कोशिश किया तो मुझे बताना। ये सुन पूजा मुस्कुराते हुए ओके कहती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं एडम और क्रिस्टल अब तक बहरा नहीं आए हैं, तो पूजा कहती है, चलो हम मिलकर नाश्ता बना लेते हैं, फिर दोनों को जगा देंगे। ये सुन रियान ओके कहता है। फिर दोनों साथ नाश्ता रेडी करने लगते हैं। नाश्ता बन जाता है, पर दोनों अब तक बाहर नहीं आए होते हैं, तो पूजा कहती है, मैं बुला आती हूँ। इतना कहने के बाद पूजा जाने को होती है, पर रियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, उन्हें सोने दो, हम नाश्ता कर निकल जाते हैं। ये सुन पूजा ओके कहती है। फिर दोनों साथ नाश्ता करने लगते हैं। चैप्टर 106 कुछ गड़बड़ होने का संकेत। नाश्ता करने के बाद दोनों निकल जाते हैं। दोनों साथ ही कार के पास जाते हैं। तभी कोई फोटो दोनों का क्लिक कर रहा होता है, तो रियान को ये एहसास हो जाता है और वो पूजा से कहता है, पूजा तुम कार लेकर निकल जाओ। ये सुन पूजा उसे सवाल से भरे नजर से देखते हुए सवाल करने को थी। तभी रियान कहता है, जाओ। रियान के एक्सप्रेशन देख पूजा कोई सवाल ना कर रियान के हाथ से कार का चाबी ले जाने लगती है। वही रियान अपने फ्लैट के अंदर वापस जाता है और खोलता है तो देखता है एडम हॉल में ही है। तभी रियान उसके पास जा कहता है, अपने कार का चाबी दो। ये सुन एडम सवाल करता है, ओके, पर हुआ क्या? इस सवाल पर रियान कहता है, मुझे ऐसा जैसे कोई मेरा और पूजा का तस्वीर ले रहा है।
ये सुन एडम कहता है ये वही लोग तो नहीं है ना। ये सुन रियान कहता है पता नहीं, पर इस बार पूजा को नुकसान पहुंचाने के बाद मैं कोई सोचा भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर एडम उसके कंधे पर हाथ रख देता है, फिर अपने हाथ को पीछे कर अपने कार के चाबी को लेने चला जाता है। वही अमिकिया को ठीक से कार ड्राइव करना नहीं आता था, तो वो कछुए के चाल में अपने कार को चला रही थी। वही रियान एडम के कार के चाबी को ले नीचे जा एडम के कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और कार को रफ्तार से चलाने लगता है और कुछ ही वक्त में कार पूजा के कार के पास आ गुजरने वाला होता है। पर रियान को अपना कार नजर आता है तो उसे याद आ जाता है कि पूजा को कार ड्राइव करना ठीक से नहीं आता है। ये याद आते ही रियान पूजा को कॉल करता है कार चलाते हुए, पर पूजा का दिल कार चलाते हुए धक धक कर रहा था। वो कार का आवाज सुनी भी नहीं और रियान स्लो कर कार चला नहीं सकता था, तो वो अपने कार को स्टॉप कर दिया। फिर पूजा का कार आगे बढ़ने लगता है और रियान पूजा के कार को जाता हुआ देखने लगता है। फिर फ्लैक्स को कॉल कर देता है तो फ्लैक्स कॉल उठा लेता है। तभी रियान सवाल करता है कहाँ हो। इस सवाल पर फ्लैक्स जवाब देता है तो उसे क्या करना है रियान उसे समझा देता है। फिर आगे जा पूजा के कार को देखता है, फिर अपने कार मोड़ कॉलेज जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ देता है। ये देख जो पीछा कर रहा था वो कार पूजा के कार के पास जाते ही कि तब तक धीर सारा काला कार पूजा के कार के पास आ जाता है, पर पूजा को किसी बात का कोई ध्यान ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रियान कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद वो कार से बाहर निकल जाता है तो देखता है सभी लड़के उसके कार को देख रहे। वही लड़कियां जो पहले लग्जरी कार को देख रही थी वो रियान के बाहर आते ही रियान को देखने लगती है। तभी रियान सभी को देख अपने मन में कहता है ओह सीट में तो भूल ही गया था, मुझे आना कहाँ है। पर अब तो को आ चुका था, इसलिए वो फिर आगे बढ़ने लगता है तो सभी रियान के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर हो इतना महंगा, वो भी स्पेशल एडिशन के कार जो कुछ हो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, जो बहुत अमीर हो वो कार रियान लेकर आया है। सभी को अपने तरफ देखता पा रियान के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो एडम को कॉल करता है तो एडम उसके कॉल को उठा लेता है। तभी रियान कहता है तुम कॉलेज आ जाओ। ये सुन एडम सवाल करता इससे पहले ही रियान कॉल कट कर देता है तो एडम खुद में ही कहता है गजब है यार इसका, बस अपने काम का बात बोल फोन कट कर देता है। ये सुन क्रिस्टल के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो क्रिस्टल की तरफ देखता है, उसे मुस्कुराता देख एडम कहता है तुम्हारे साथ भी यही करता है। वो ये सुन उसका मुस्कान बंद हो जाता है। वही एडम फिर कहता है अच्छा मैं आता हूँ, वो कॉलेज बुला रहा है पर मैं जाऊंगा कैसे, कार तो वो लेकर चला गया है। ये बात सुनते हो क्रिस्टल झट से कहती है कैब से। ये सुन एडम क्रिस्टल के तरफ हैरानी से देखता है। चैप्टर 107 दीपक का सिल्ली क्वेश्चन करना रियान से और कंपनी जाना। तो क्रिस्टल अपने दांत दिखा देती है और कहती है मैं भी साथ चालू तो आपको अजीब नहीं लगेगा कैब में। ये सुन एडम ओके कहता है। फिर एडम तो अपने सूट में ही था। वही क्रिस्टल जल्दी से रेडी होने के लिए चली जाती है। फिर रेडी होने के बाद वो जल्दी से बाहर आ एडम के साथ जाने लगती है। वही दूसरी तरफ कॉलेज में चांदनी देखती है, ना ही मिया आई है ना ही पूजा, तो चांदनी उदास हो बैठी थी। तभी रियान क्लास के अंदर आ जाता है तो सभी उसे ग्रिड करते हैं तो रियान सभी को बैठने का बोल अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता है। वही चांदनी उदास हो लेक्चर सुनने लगती है। अब तक दोनों में कोई आई नहीं थी और पूजा ने तो उसे बताया था पर मिया उसे बताना भूल गई थी। तभी चाली का नजर उदास चांदनी पर जाता है तो उसे देख वो मैसेज करता है तो चांदनी अपने फोन के वाइब्रेशन का आवाज सुनती है तो अपने फोन को पैकेट से निकाल चाली का मैसेज देख चाली के तरफ देखती है। फिर मैसेज टाइप करती है। दोनों एक दूसरे को मैसेज टाइप करते हुए बातें करने के साथ साथ एक दूसरे को बीच बीच में देख भी रहे थे। तभी रियान पढ़ाते हुए उन दोनों के तरफ देखता है, फिर उस दोनों के पास जाता है पर दोनों को मैसेज टाइप करने में लगे थे और पूरा क्लास उन्हें ही देख रहा था। तभी रियान कहता है हो गया तुम दोनों का ये, और मैसेज में बात करना है। रियान के आवाज को सुन दोनों ही मैसेज करना बंद कर अपने फोन को नीचे कर खड़े हो साथ कहते हैं सॉरी प्रोफेसर रियान। ये सुन रियान कहता है चाहो तो साथ बैठ जाओ। ये सुन चाली कुछ नहीं कहता पर चांदनी मुस्कुरा कर कहती है सच्ची। इस बात पर रियान उसे देखता है। वही चाली उसे उसके कहे बातों पर देख परेशानी से अपने सिर को अफसोस से हिलाता है।
वही रियान अफसोस से भरे आवाज में कहता है, क्लास पर ध्यान दो और साथ बैठना तो बैठ सकते पर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये सुन दोनों ओके कहते हैं तो रियान मुड़ जाने लगता है, वही दोनों साथ बैठ जाते हैं। तो दीपक रियान की तरफ देखता है और अपने हाथ खड़े करता है तो रियान उसे देख कहता है, कोई क्वेश्चन है? इस पर दीपक खड़ा हो हाँ कहता है तो रियान कहता है, पूछो। तो दीपक झट से सवाल करता है, प्रोफेसर रियान, अगर प्यार ना हो फिर भी अट्रैक्शन हो तो क्या हमारे बीच प्यार हो सकता है? दीपक के सवाल का रियान उसे घूर कर देखता है और कहता है, ये क्लासरूम है और मैं प्रोफेसर हूँ, कोई लव गुरु नहीं। ये सुन पूरा क्लास हंसने लगता है। वही दीपक कहता है, सर आप भी कभी जवान होंगे और आपके साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। ये सुन रियान कठोरता से कहता है, मैं अब भी जवाब हूँ। इस बात पर दीपक बस अपना बत्तीसी दिखा देता है। वही पूरा क्लास चिल्लाने लगता है, सर आप अपना लव स्टोरी सुनाए ना। सबके चिल्लाने से परेशान हो रियान कहता है, सेट अप, तुम सबका एग्जाम आने वाला है और तुम सब पढ़ने की जगह ये सब कर रहे हो। अगर किसी का भी अच्छा मार्क्स नहीं आया तो मैं प्रमोट नहीं होने दूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर। रियान के धमकी को सुन सब शांत हो जाते हैं पर दीपक कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो कितनी बार फेल हुआ हूं पर डैडी डोनेशन दे पास करवा देते था। आप भी प्रोमोट नहीं होने दोगे तो कोई बात नहीं। दीपक के बातों पर सब हंसने लगते हैं। वही रियान परेशान हो कहता है, क्लास के बाद मैं तुम्हें स्पेशल लव क्लास दे दूंगा, अभी पढ़ाई करो। ये सुन दीपक अच्छे बच्चे को तरह बैठ जाता है। वही दूरी तरफ पूजा कंपनी जाती है तभी जेनी के डैड वहां पूजा के पास आते हैं और पूरे कंपनी के सामने पूजा के गाल पर एक तमाचा खींचकर लगा कहते हैं, मेरी बेटी के बच्चे को मार, तुम्हें क्या मिला? इस बात पर पूजा उसे कठोरता से देखती है। तभी जेनी के डैड एक और थप्पड़ उसे मारने को थे पर पूजा उनका हाथ पकड़ लेती है और कोल्डली कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है और आप दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत किए तो मैं क्या कर सकती हूँ वो याद कर लीजिएगा। अपनी बात को कहने के बाद उनके हाथ को झटके से छोड़ वो जाने लगती है। वही जेनी के डैड को आगे कुछ करने का हिम्मत ही नहीं होता है। वही पूजा अपने केबिन के तरफ जाती है तो उसके केबिन के बाहर वही सब खड़े होते हैं जो बोर्ड मीटिंग के वक्त थे और बाहर सभी पूजा के बारे में खराब बातें कर रहे थे। दूसरों तरफ पूजा सभी को सवाल से भरी नजर से देखती है तभी सब अपने चेहरे को झुकाग्रिड करते हैं। चैप्टर 108 भूलने के लिए रिलेशन में आना। तो पूजा को समझ आ जाता है रियान का बनाया प्रपोजल काम कर गया है पर वो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट न ला सवाल करती है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजा के सवाल पर एक आगे आ कहता है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपको ही इस कंपनी के चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। ये सुन पूजा के होंठों पर थोड़ा मुस्कान आ जाता है और वो कहती है, ओके, अगली बोर्ड मीटिंग मंडे को होने वाला है तो आप लोग उस दिन अपना डिसीजन अंकल के सामने रखिएगा। ये सुन वो सब साथ कहते हैं, ओके मैडम। ये सुन पूजा फिर सभी को जाने के लिए कहती है और खुद केबिन के अंदर जाती है और अपने चेयर पर बैठने के बाद फिर कंपनी का टेलीफोन उठा अपने अंकल के असिस्टेंट की अपने केबिन कॉल कर बुलाती है। जैसे ही उसका असिस्टेंट केबिन के पास आ दरवाजा नॉक करता है तो पूजा उससे अंदर आने का इजाजत देती है। फिर जैसे ही वो अंदर आता है तो वो कहती है, उससे मुझे इस साल के सारे इन्वेस्टमेंट के फाइल्स चाहिए और कितना क्या प्रॉफिट हुआ है और कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ उसे किया गया है, मुझे सारा डिटेल चाहिए अभी। ये सुन असिस्टेंट कहता है, ओके मैम। अब मिर्खेल का असिस्टेंट उसके बात को मानने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता था। वो हाँ बोलता है तो पूजा उससे जाने को कहती है। फिर उसके जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट पोस्ट करने को सोचती है पर यहाँ उसके लिए जिसका भी इंटरव्यू होगा उसे उसके अंकल खरीद सकते हैं, इसका गारंटी 99% था। इसलिए पूजा अपने लिए असिस्टेंट खुद ही सेलेक्ट करना चाहती थी जिसकी भनक तक उसके अंकल को ना लगे और जिसे वो अपनी असिस्टेंट बनाए वो लॉयल हो। वही दूसरी तरफ कॉलेज में क्लास ओवर होने के बाद रियान क्लास से बाहर निकलता है तो दीपक भी खड़ा हो बाहर जाने लगता है। तभी चाली चांदनी एक दूसरे को देखते हैं और चाली कहता है, इसे क्या डोरा पड़ते रहता है, कल तक प्रोफेसर रियान को ये टॉलरेट नहीं कर सकता था और आज वो प्रोफेसर रियान के पीछे गया है। चाली के इस बात पर चांदनी कहती है, कहीं दीपक का टेस्ट तो नहीं बदल गया। चांदनी का कहने का मतलब चाली को समझ नहीं आ रहा था। तभी चांदनी हंसते हुए कहती है, कहीं पूजा को पसंद करते करते प्रोफेसर रियान को नहीं पसंद करने लगा। इतना कह वो हंसने लगती है और उसके साथ साथ चाली भी।
वहीं दूसरी तरफ रियान के साथ दीपक उसके स्टाफ रूम आ जाता है तो रियान चेयर पर जा उससे घूरकर देखता है तो दीपक उसके अपोजिट साइड बैठ कहता है, मुझे समझ नहीं आता है आप में ऐसा क्या है प्रोफेसर रियान जो कॉलेज में सभी लड़कियां आप पर मरती है। दीपक के बातों पर रियान उसे घूरकर देख कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे तरह बच्चा नहीं हूं और लड़कियों को मैच्योर लड़के पसंद आते हैं। ये सुन दीपक पहले अपना मुंह बनाता है फिर कहता है मैच्योर, खुद में इतना कह वो खड़ा हो जाता है और मुड़ जाने लगता है तो रियान अपने मन में कहता है, उफ ये पागल है या मुझे पागल बना रहा है। वही एलिसा स्टाफ रूम आ रही थी तो दीपक और उसका टक्कर हो जाता है तो एलिसा अपने सिर को सहलाते हुए पीछे होती है और अपनी नजरें उठाती है तो सामने उसे कोलिन नजर आता है और दीपक को देख उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही कोलिन का भी कुछ नहीं हाल था, वो उसके तरफ देखता है और सॉरी बोल जाने लगता है तो एलिसा अपने दिल पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही रियान दूर से ये सन देख रहा था। वही एलिसा अपने सीने से हाथ हटा अपनी आंखों को खोला आगे देखती है। रियान को देख अभी अभी जो दीपक के लिए जज्बात उमड़ रहे थे वो दब जाते हैं और एक बार फिर वो रियान को देख उसमें खो जाती है। फिर वो रियान के पास जा कहती है, प्रोफेसर रियान मेरे कुछ चैप्टर्स स्किप हो गए हैं तो एकम आने से पहले क्या आप मुझे वो चैप्टर्स समझा सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास देकर। ये सुन रियान गहरी सांस भर कहता है, हाँ पर पूरे क्लास का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मैं तुम्हें स्पेशली एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे सकता हूँ। ये सुन एलिसा कहती है, प्रोफेसर रियान अब मैं पहले की तरह कोई हरकत नहीं करूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुन रियान कहता है, अच्छा है वैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ो और जिसके साथ बढ़ने का सोच रही हो वो शायद बुरा ना हो। ये सुन एलिसा रियान के तरफ अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखती है पर कुछ ना कह बस थैंक यू बोल जाने की था पर रुक जाती है और कहती है, आपको भूलना मुश्किल है पर मैं भूलना चाहती हूँ, पर आप गलत सोच रहे हैं, कोलिन और मैं अनजाने में मिले पर प्यार नहीं है। ये सुन रियान अपने डेस्क पर रखे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट फाइल को देखते हुए कहता है, मैं दीपक का नाम भी नहीं लिया हूं, मेरे बातों को तुम ठीक से सुनी नहीं या फिर तुम्हारे मन में कोलिन चल रहा है। ये सुन एलिसा कुछ नहीं कहती है, बस उसका चेहरा लाल हो जाता और वो जाने लगती है। वही रियान उसे जाता देखता है फिर अपने काम में लग जाता है। वही एलिसा स्टाफ रूम से बाहर निकल थोड़े दूरी पर चली होती है तभी कोलिन जो दीवार से टिका एलिसा के आने का वेट कर रहा था वो उसे जाते हुए देख जब उसे बिना देखे उसके सामने से गुजरने वाली थी तभी कोलिन उसके हाथ को पकड़ लेता है तो एलिसा पहले तो चिल्लाने वाली थी पर अपने चेहरे को मोड़ जब वो अपने सामने दीपक को देखती है तो वो कुछ कह नहीं पाती है और बस अपने नजरें इधर उधर मटकाने लगती है। तो दीपक उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही एलिसा उसे रोकना चाहती थी पर उसे रोक नहीं पा रही थी। रियान उसे अपने साथ कॉलेज टेरेस पर ले जाता है और उसे दीवार से टिका उसके आंखों में देख कहता है, मैं पूजा को भूलना चाहता हूँ। दीपक के बातों को सुन एलिसा अपनी नजरें उठा उसे देखती है। उसे लगा था कोलिन उसके और अपने बारे में बात करेगा पर वो पूजा के बारे में बातें कर रहा है। ये सुन वो कहती है, तो भूल जाओ मैं क्या करूं। ये सुन दीपक उसके आंखों में देख कहता है, मेरा साथ दो। ये सुन हैरानी से एलिसा कहती है, और वो क्यों। एलिसा के सवाल पर दीपक कहता है, मुझे पता है तुम भी प्रोफेसर यान को भूलना चाहती हो इसलिए। ये सुन एलिसा के चेहरे पर निराशा छा जाता है और वो उदासी से भरी आवाज में कहती है, हाँ पर भूलने के लिए तुम्हें और मुझे क्या करना होगा। एलिसा के सवाल पर दीपक उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों ना हम उन्हें भूलने के लिए एक दूसरे के साथ डेट करें। अगर तुम्हें या मुझे फिर भी लगा हम दोनों भूल नहीं पा रहे तो ब्रेकअप कर लेंगे। दीपक के बातों को सुन एलिसा कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। ये सुन दीपक अपने आंखों को रोल कर कहता है, पर दिखता तो मैं बड़ा हूँ और बस तुमसे 2 साल छोटा हूँ, इतना भी नहीं कि तुम मुझे डेट ना कर सको। दीपक के बातों को सुन एलिसा उसे देखती है फिर कहती है, ओके। ये सुन दीपक उसे कहता है, तो हम आज से कपल है राइट। इस पर एलिसा हाँ कहती है तो दीपक कहता है, फिर मैं तुम्हें किस कर ही सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो किस करने को था पर एलिसा उसके पैर में अपने पैर से कस के मारती है तो वो दूर हो अपने पैर को पकड़ दर्द से आह भरते हुए कहता है, ये क्या है, तुमने मुझे मारा क्यों। दीपक के सवाल पर एलिसा कहती है, क्योंकि किस अलाउ नहीं है। जब तक हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार नहीं करने लग जाते हैं तब तक। अपनी बात को कहने के बाद एलिसा जाने लगती है। वही कोलिन कहता है, पास आएंगे तभी तो प्यार होगा।
दीपक के बातों को सुन एलिसा रुक अपने चेहरे को मोड़ कहती है, बेवकूफ, और हाँ, आज से तुम किसी लड़की के साथ मुझे दिखने नहीं चाहिए। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। एलिसा धमकी दे वापस मुड़ जाने लगती है। तभी दीपक अपने बाल पर हाथ रख कहता है, क्या मैंने कोई गलती कर दिया? इसे देखकर कि ये क्यूट ब्यूटीफुल से इतनी डेंजरस कैसे बन गई। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ नीचे कर मुस्कुरा कर कहा है, पर आई लाइक इट। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिया अपने डैड के केबिन में थी, पर एप्स 10 के चेयर पर ना बैठ बगल एक चेयर लगा बैठ गई थी और काम कर रही थी। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है तो मिया काम करते हुए ही कहती है, अंदर आ जाए। ये सुन उसके 10 के असिस्टेंट अंदर आ जाते हैं तो मिया अपना काम छोड़ अपनी नजरें उठा अपने डैड के असिस्टेंट को देखती है तो उन्हें देख कहती है, आप सारे फाइल ले आए? ये सुन वो कहते हैं, यस मैडम। ये सुन मिया कहती है, आप मुझे नाम से बुला सकते हैं? ये सुन उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। सभी को पता था मिया जितनी कठोर है उतनी ही अंदर से नाजुक भी। फिर मिया के डैड के असिस्टेंट फाइल रख कहते हैं, आप अपने डैड के चेयर पर ना बैठ बगल में चेयर लगा कर क्यों बैठ रही है? अपने डैड के असिस्टेंट के सवाल पर मिया बिना कोई भाव का कहती है, क्योंकि वो मेरे डैड का है और मैं अपने डैड की जगह कभी नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुन मिया के डैड के होंठों पर मुस्कान आ जाया है और वो कहता है, कोई जरूरत हो तो मुझे आप बताना। ये सुन मिया ओके कहती है, फिर जाने का कह देती है तो वो जाने लगता है। वहीं मिया अपने काम में फिर पूरे तरीके से डूब जाती है। तो जाने से पहले एक बार फिर मुड़ कर मिया के डैड के असिस्टेंट देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगते हैं और अपने मन में ही कहते हैं, सर का जगह सिर्फ मिया मैडम को ही मिलना चाहिए। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हर अपने केबिन चला जगा है। वहीं दूसरी तरफ मिया काम कर रही होती है तभी उसे थॉमस का ख्याल आता है और वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर ना मैसेज ना कॉल देखती है तो अपने मन में कहती है, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानते हो जो एक बार भी कॉल या एक भी मैसेज नहीं किए हो? इतना कहने के बाद वो कॉल करने हो वाली थी पर फिर वो रुक जाती है और खुद में कहती है, नहीं नहीं, मैं भी कॉल मैसेज कुछ नहीं करूंगी जब उसे मेरी फिक्र ही नहीं है, मैं क्यों? इतना कहने के बाद वो अपने फोन को टेबल पर रख देती है, फिर काम करने लगती है, पर काम करते हुए बार बार उसका ध्यान उसके फोन पर जा रहा था। तभी उसे फाइल में कुछ नजर आता है और वो अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल कर देती है। मिया का कॉल आए हो उसके डैड के असिस्टेंट कॉल उठा लेते हैं तो मिया कहती है, इस प्रोजेक्ट को डैड के अलावा भाई ओवन हैंडल कर रहा था ना? ये सुन उसके डैड के असिस्टेंट हैं कहते हैं तो मिया कहती है, ओवन को बोलिए मेरे केबिन आने। ये सुन उसके डैड के असिस्टेंट हाँ कहते हैं, फिर मिया कॉल कट कर देती है। तभी मिया खुद में ही कहती है, ओवन, अगर तुम और तुम्हारी माँ कुछ भी इस कंपनी और डैड के साथ करने का प्लान बनाए होंगे तो मैं तुम तीनों माँ बेटे और बेटी को छोड़ूंगी नहीं। इतने वक्त से चुप था क्योंकि मेरे डैड के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था। अपने आप में इतना कहने के बाद वो उस फाइल को नीचे रख देता है। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है तो मिया उसे अंदर आने का इजाजत दे देती है। चैप्टर 109 टेरेक्टिन या प्यार। तो उसका सटे ब्रॉथर अंदर आता है और जा चेयर पर जैसे ही बैठता है मिया अपने कोल्ड आवाज में कहती है, मैं तुम्हें बैठने नहीं बोली हूँ। ये सुन वो गुस्से में मिया को देख कहता है, डैड का जगह ली हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें चेयरमैन मानूंगा और तुम्हारी बातों को सुनूंगा, समझ आया तुम्हें? अपने सटे ब्रदर का बात सुन मिया कोल्डली उसे देखती है, फिर कहती है, ओवन, तुम मुझे चेयरमैन भी मानोगे और मेरे बातों को भी सुनोगे? मिया के बातों को सुन वो अपने आंखों को रोल कर रहा होता है। तभी मिया उस फाइल को अपने सटे भाई के तरफ फेंकती है तो गुस्से में ओवन मिया को देखता है, फिर उस फाइल को देखता है। फाइल देखने के बाद उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ने लगता है। तभी मिया कहती है, तुम चाहते हो मैं डैड को ये बता दूं और को तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकल दे? वैसे भी तुम डैड के अपने बेटे नहीं हो। मिया जब ये कहती है तो ओवर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मिया तुम आज तक इतनी भ्रम में कैसे रह सकती हो? तुम्हारे मॉम डैड के बीच हमेशा से लड़ाई क्यों होते आया है? क्यों मेरे डैड हम दोनों भाई बहन को अपने पास ले आए और क्यों वो मेरी मॉम के लिए तुम्हारी मॉम को छोड़ दिए?
ये सब सुनते ही मिया ओवन को हैरानी से देखती है। तभी ओवन खड़ा हो कहता है, सोचो और हाँ डैड, मुझे नहीं निकालने वाले, तुम चाहो तो दिखा सकती हो। इतना कहने के बाद को जाने लगता है और मिया के आंखों को आंसू भर जाता है। फिर वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए अपने फोन को उठा अपनी मॉम का नंबर निकाल कॉल करती है। तो उसकी मॉम अपनी बेटी का इतने वक्त के बाद कॉल आता देख बहुत खुश हो जाती है और वो फोन उठा अपने कान से लगा मुस्कुराते हुए कहती है, कैसी हो बेटा। अपनी मॉम का कोई सवाल ना सुन मिया सवाल करती है, आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ क्यों होती थी और क्यों आप दोनों डाइवोर्स लिए थे। इस सवाल पर मिया को मॉम शांत रहती है। तभी मिया चिल्लाकर कहती है, बोलिए मॉम। अपने बेटी के चिल्लाने से उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो रोते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हारे डैड का आफा हमेशा से मेरी फ्रेंड के साथ था। ये सुन मिया कहती है, मतलब ओवन और अम्मारा डैड के अपने बच्चे हैं। इस पर मिया की मॉम का कुछ कहने का हिम्मत नहीं हुआ, बस वो रोई जा रही थी। तभी उसकी मॉम के सेकंड हस्बैंड फोन ले अपने कान से लगा कहते हैं, मिया तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सो पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये सुन मिया कहती है, अंकल एक सवाल आपसे करूं। ये सुन वो कहते हैं, हाँ। तो मिया सवाल करती है, आप मॉम से प्यार करते हो क्या। इस सवाल पर वो कहता है, हाँ, बस तुम्हारी मॉम के लिए, मैं कभी किसी और से शादी नहीं किया। ये सुन मिया कुछ नहीं कहती है। तभी वो साइड में जा कहता है, मिया तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर हो सके तो अपनी मॉम से मिलने आ जाओ। इन सब में तुम्हारी मॉम का कोई दोष नहीं है, कोई कितना अपने पति को किसी और के साथ देख सहती। ये बात सुन मिया कॉल कट कर देती और रोते हुए ही खुद में कहती है, डैड मैं आपको कभी गलत नहीं समझी, मुझे हमेशा लगता था मॉम सेल्फिश है जो अंकल मार्टिन के लिए आपको छोड़ी, पर डैड आपने मॉम को धोखा दिया और शायद वही धोखे की आपको सजा मिल रही है। वो खुद में ये कह रही थी वही मिस्टर मार्टिन कॉल कट होने के बाद अपनी वाइफ के पास जा उसे संभालने लगते हैं और उसे सोफे के पास ले जा उसे बैठा कहते हैं, रोना बंद करो। ये सुन मिया की मॉम कहती है, मैं नहीं चाहती थी मिया अपने डैड से कभी नफरत करे। ये सुन मार्टिन कहता है, इसलिए तुम उससे खुद से नफरत करवाती रही। ये सुन मिया की मॉम कहती है, मैं सह लेती पर आज शायद मैं उसे उसके डैड से दूर कर दी हूँ, मैंने गलत किया बताकर अपनी वाइफ का बात सुन मार्टिन कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, देखिए अब मिया बड़ी हो गई है, सच जानने का उसे अधिकार है। ये सुन मिया की मॉम आगे कुछ नहीं कहती है, बस रोते रहती है। तभी मार्टिन उसे अपने सीने से लगा लेता है। दूसरी तरफ कॉलेज में थॉमस कुछ सोच रहा होता है। तभी रियान अंदर आ उसे ख्यालों में खोया देख उसके बगल में बैठ सवाल करता है, क्या हुआ थॉमस, किस ख्याल में गुम हो। रियान के आवाज को सुन अपने ख्यालों से बाहर आ थॉमस कहता है, कुछ नहीं, बस मिया के बारे में सोच रहा था। ये सुन रियान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, और वो क्यों, अब तो को चाली का पीछा भी छोड़ दी और अमिकिया को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी बंद हो गया है, फिर तू उसके बारे में उतना क्यों सोच रहा, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। उसके इस बात पर वो अपनी नजरें रियान की तरफ करता है और कहता है, ये अजीब होगा पर मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। ये सुन रियान उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है फिर कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा टेस्ट ऐसा है। ये सुन थॉमस कहता है, को बुरी नहीं है, बस बचपन से सबको खोने की वजह से ऐसी बन गई है। थॉमस के इस बात पर रियान कहता है, हाँ मुझे पता है वो बुरी नहीं है, पर वो बिल्कुल तुम्हारी स्टेप सिस्टर की तरह है, ईगो से भरी, अपने जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार करना और बाहर से मजबूत। ये सुन थॉमस उसके तरफ देखता है और कहता है, सही कहा, शायद इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। ये सुन रियान कहता है, वो किसी को तरह है, इस भावना से प्यार हो रहा है थॉमस, तो ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, एक बार तू अच्छे से सोच ले। रियान के इस बात पर थॉमस कहता है, यही रीजन है कि मैं इतना सोच रहा हूँ, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि वो उसकी तरह थी, पर फिर मुझे उसकी एक एक बातें दिल तक लगने लगी और उसे किसी और के साथ देखन मुझे गुस्सा दिलाता था। पर ये सब प्यार में होता है या मैं उसके बारे में सोचकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा, इसलिए उसके लिए मैं इतना पिसेसिव हो रहा हूँ। थॉमस के बातों को सुन रियान कहता है, ये तुम्हें खुद पता करना होगा, पर मैं उतना कह सकता हूँ, अगर कोई चीज़ बेचैन कर रहा हो तो वो अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा है। ओके, मेरा क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। अपने बात को कहने के बाद रियान जाने लगता है, वही थॉमस सोचता रहता है।
वहीं दूसरी तरफ पूजा सारे फाइल चेक करने के बाद रियान को मैसेज करती है तो रियान जो क्लास की तरफ जा रहा होता है तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बजता है तो को अपने फोन को निकल पूजा का मैसेज देखता है और ओके का मैसेज करने के बाद को फ्लैक्स को मैसेज कर देता है, फिर खुद क्लास लेने के लिए क्लासरूम के अंदर चला जाता है। चैप्टर 110 पूजा का गलत सोचना। वही फ्लैक्स जो पूजा के कंपनी के बाहर कुछ दूरी बना खड़ा था और रियान के ढेर सारे बॉडीगार्ड्स भी कंपनी के आसपास थे। जब फ्लैक्स को रियान का मैसेज आता है तो वो ठीक है का मैसेज भेज पूजा के लिए अच्छी सी रियान के कहे मुकाबिल फीमेल परफेक्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू के लिए पोस्ट कर देता है। वही पूजा अपने काम को करते हुए अपने मन में कहती है मेरे लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट है और मैं हर बार रियान की मदद नहीं ले सकती हूँ। इतना कहने के बाद को फाइल बंद कर अपने सिर को टेबल का रख देता है। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है तो वो अपने सिर को उठा अंदर आने को कह देती है। तभी केबिन के अंदर जॉन आता है। जॉन को देख पूजा कहती है तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, पर जॉन उसके पास जा अपने लाल आंखों से उसे देखता है और कहता है पूजा तुम इतनी निर्दयी कब से बन गई? जिस पूजा को मैं जानता था वो कभी किसी के बच्चे की जान नहीं ले सकती थी। जॉन के बातों को सुन पूजा कहती है मैंने बच्चे की जान नहीं ली है। ये सुन जॉन फी की मुस्कान दे उसे कठोरता से कहता है सबने देखा कैफे में क्या हुआ था, मैं और जेनी अपनी गलती समझ गए थे और जेनी बस हम दोनों को मिलवाना चाहती थी, पर तुम उस वक्त अपने गुस्से में मेरे बच्चे को मार डाली। मैं मानता हूँ मैं बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर इस बार तुम गलत की हो और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे दूर होकर, क्या कि तुम अब वो पूजा नहीं रही जिसे धोखा दे मैं पछता रहा था। तुमने उस धोखे का सज्जा मेरे बच्चे को मार कर दे दिया। इतना कहने के बाद वो जाने को था तभी अमिकिया कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ और तुम्हें जेनी के नाटक पर भरोसा करना है तो आराम से करो, वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पूजा के बातों को सुन जॉन पीछे मुड़ पूजा को कठोरता से देखता है और कहता है तुम अब भी जेनी को गलत बोल रही हो, जबकि मैं सब साफ साफ देखा हूँ। तुम इतनी घटिया हो जाएगी मैं सोचा नहीं था। इतना कह जाने को था पर फिर जाते हुए कहता है बहुत जल्द मैं जेनी से शादी करने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी पूजा अपना काम करने लगती है उसके जाते ही, पर जॉन का लास्ट बात याद कर पूजा खुद में कहती है क्या जेनी जॉन से शादी करने के लिए ये सब की? ये ख्याल आते ही पूजा हैरान रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा है, शाम का वक्त हो गया था, कॉलेज का छुट्टी हो जाता है और पूजा और मिया भी कंपनी से निकल जाती है क्योंकि रात 8 बजे रियान और दीपक के बीच कंपटीशन जो होने वाला था और उस कंपटीशन को कोई मिस कर नहीं सकता था। अपने अपने घर पहुंचने के बाद सब रेडी होने लगते हैं। वही रियान गिटार को देख रहा था तो पूजा उसके पास जा बैठ सवाल करती है आप गिटार को ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस सवाल पर रियान कहता है बहुत सालों के बाद मैं इतने लोगों के बीच गाने वाला हूं। ये सुन पूजा सवाल करती है तो क्या आप नर्वस है? पूजा के सवाल पर रियान ना मैं सिर हिला कहता है बस पहले की कुछ यादें मन में आने लगी। ये सुन पूजा कहती है क्लारा के साथ बिताया हुआ। ये सुन रियान पूजा के तरफ देखता है। पूजा के चेहरे पर आया उदासी देख रियान उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देख कहता है नहीं बस मैं पहले सिंगर बनना चाहता था, पर एक हिडन पर्सनैलिटी के वजह से सिंगर बनना डिफिकल्ट था, इसलिए कभी सोचा नहीं, पर आज स्टेज परफॉर्मेंस देना मेरे ड्रीम की तरह होगा। रियान ने अपने लाइफ में कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है ये देखकर पूजा उसके बाहों में चली जाती है और कहती है सॉरी रियान मैं गलत समझी, आपने अपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, पर अब मैं नहीं चाहती आप कुछ भी सेक्रीफाइस करो और मैं अब कभी कुछ गलत समझूंगी भी नहीं। ये बात सुन रियान पूजा के बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहता है सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुश होता जब मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास तुम्हारे बातों में होता तो। ये सुन पूजा को अच्छा लगने लगता है। वही क्रिस्टल भी रेडी हो रही होती है तभी बेल रिंग बजता है तो रियान पूजा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और रूम से बाहर जाने लगते हैं। वही क्रिस्टल भी रूम से बाहर निकल दोनों से पहले दरवाजा खोलने चली गई, वैसे भी उसे पता था दरवाजे पर कौन होगा। चैप्टर 111 कॉन्सर्ट। दरवाजे के खोलते ही सामने एडम खड़ा नजर आता है। फिर एडम क्रिस्टल को देख सवाल करता है तुम रेडी क्यों हुई हो? एडम के सवाल का जवाब क्रिस्टल झट से देती है कल ही तो बताई थी।
क्रिस्टल के इतना कहने के एडम को याद आ जाता है। फिर वो क्रिस्टल के साथ अंदर आता है और रियान के पास आ कहता है, यार मैं बहुत मिस कर रहा था तेरा सॉन्ग, और इतने सालों के बाद तू किसी भी वजह से पर तेरे सॉन्ग को सुनने का मौका मिलेगा। एडम के बातों को सुन रियान के होंठों पर हल्का मुस्कान आ जाता है और कहता है, अब चले ये सुन एडम ठीक है कहता है। फिर बाकी दोनों भी हाँ कहते हैं और चारों निकल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद सभी कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद रियान अपने चेहरे पर मास्क लगा देता है और उसे मास्क में पूजा देखती है तो बस आई कलर छोड़ वो पूरा रे लगता है। फिर सब अंदर चले जाते हैं। तभी सब रियान की तरफ देखता है और सभी रियान को देख एक पल के लिए हैरान रहते हैं। और मिया जो रे को सिर्फ न्यूज में नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टी में भी देखी थी। मिया के डैड के कंपनी में रे ने इन्वेस्टमेंट किया था, जिस कारण मिया के डैड ने जब पार्टी ऑर्गेनाइज किया था तो रे जो किसी के पार्टी में नहीं जाता फिर भी उसके पार्टी में गया था, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए। और जो मिया ने देखा था रियान में बिल्कुल वही नजर आ रहा था। वो दिन याद कर रे को रियान से जोड़ मिया को बहुत कुछ समझ आने तो लगा था, पर ये सच समझे वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वही एडम कहता है, तुम सब इतने शांत क्यों हो गए हो? इस सवाल पर चार्ली कहता है, नहीं वो बस प्रोफेसर यान हिडेन पर्सनैलिटी में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जब चार्ली रेहान का तारीफ करता है तो दीपक उसे घूर कर देखता है। वही चांदनी कहती है, वैसे एडम सर आपको लाइव देखकर यकीन नहीं हो रहा है, आप बहुत चार्मिंग दिखते हो। चांदनी की बातों को सुन चार्ली उसके हाथ को पकड़ता है जैसे वो याद दिला रहा हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सामने है और तुम दूसरे मर्द की तारीफ कर रही हो। चार्ली के जलन को देख सभी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही चांदनी भी मुस्कुराने लगती है। तभी दीपक कहता है, चलो भी अब कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम सब अपना जगह ले लो, मैं तुम लोगों के लिए वीआईपी शीट रखवाया हूँ। कोलिन के कॉन्सर्ट के लिए सभी अपने शीट को बहुत जल्द ही बुक करवा लेते थे। शीट किसी के लिए रखना या आखिरी मोमेंट में मिलना बहुत मुश्किल होता था। फिर वो लोग शीट ले बैठ जाते हैं। वही रियान और दीपक अंदर जाते हैं। तभी रियान कहता है, क्या कॉन्सर्ट के वक्त तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे चेहरे पर लाइट इफेक्ट ना आए और मेरा इतना चेहरा भी किसी को ना दिखे? रियान के बातों को सुन दीपक कहता है, कर तो सकता हूं, पर प्रोफेसर रियान कोई आपको देख भी लेगा तो क्या होगा? कोलिन के सवाल का रियान कोई जवाब नहीं देना चाहता था, पर नहीं देगा तो दीपक का शक बढ़ सकता था, इसलिए वो देता है, किया कि मेरा प्रोफेशन ये नहीं है और मैं नहीं चाहता कोई सोचे बस। इतना कहने के बाद वो अपने गिटार को पकड़ एक चेयर पर बैठ जाता है। वही दीपक को उसकी बातें अजीब लगती है, पर रियान के मूड को देख को कुछ नहीं कहता है और सारे अरेंजमेंट रियान जैसा चाहता था वैसा उसके लिए करवा देता है। कुछ वक्त के बाद स्टार्ट हो जाता है और पहले रियान जाता है स्टेज में। वो अपने गिटार को लेकर जाता ही कि तभी तालियों का गूंज फैलने लगता है। तभी कोलिन कहता है, हेलो दोस्तों, आज का कॉन्सर्ट मेरे अकेले का नहीं है बल्कि ये एक कंपटीशन है मेरे और मेरे दोस्त के बीच, जिसका जजमेंट आप लोग करोगे। ये सुन सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सभी को एक रिमोट जैसे कुछ बताने लगता है, उससे सभी को वोटिंग देना था। सभी को वोटिंग के लिए रिमोट मिल जाता है तो दीपक गाना शुरू करता है, इश्क मेरे यारा, ओ मेरे यारा, तू कर ले दोबारा, कर ले दोबारा, बस एक बार में ही, एक बार में ही, भरे ना दिल बेचारा, भरे ना दिल बेचारा, संग रहने के शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बथेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की, तो लेने ही क्यों 7 फेरे, तूने जवानी में सीखा, न जाने कहाँ का सलीका। चैप्टर 112 भीड़ में क्लारा का नजर आना। दीपक के गाने को सुन सभी चिल्ला रहे थे। वही रियान बस अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वही दीपक रॉक परफॉर्मेंस के साथ सभी का दिल जीत लेता है। दीपक का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो वो सभी को फ्लाइंग किस देता है। तभी उसका नजर एलिसा पर जाता है। वो गाने में इतना बिजी हो चुका था कि उसने ये देखा ही नहीं कि एलिसा भी आई हुई है। उसे देखते ही जो अभी अभी फ्लटी रूप दीपक का जागा था वो बंद हो जाता है और एलिसा के तरफ देख मुस्कुराता है, फिर स्टेज से जाने लगता है। फिर स्टेज के पीछे जा वो रियान की तरफ देखता है जो अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वो रियान के पास जा कहता है, डर लग रहा है क्या आप प्रोफेसर रियान? दीपक के बातों को सुन रियान अपनी आंखों को धीरे से खोलता है, फिर अपने होंठों पर ठंडी मुस्कान ला कहता है, रियान को इन सब चीजों से डर नहीं लगता है।
इतना कहने के बाद वो खड़ा होता है, फिर स्टेज की तरफ जाने लगता है तो दीपक कहता है ऑल द बेस्ट। ये सुन रियान थैंक यू बोल स्टेज की तरफ अपने गिटार को ले जाने लगता है, पर वो जैसे ही स्टेज के पास पहुंचता है सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं और डिम लाइट जल जाता है, जिससे ये तो नजर आ रहा था कोई स्टेज पर आ रहा है पर चेहरा नजर किसी को नहीं आ रहा था। तो वो भीड़ चिल्ला रहे थे, दीपक का बस नाम ले रहे थे। सब शांत हो जाते ही और उस आदमी के चेहरे के दिखने का इंतजार करने लगते हैं, पर रियान जा अपने हाथ में जीकर पकड़ माइक अच्छे से सेट करता है, पर किसी को अब तक उसका चेहरा नजर नहीं आता है। तभी रियान सॉफ्ट रोमांटिक धुन बजाना शुरू कर देता है, तो ये धुन सुनते ही सभी को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ने लगता है। वही रियान धुन को बजाने के बाद गाना शुरू करता है। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। रियान का आवाज सुन सभी उसके आवाज में डूब चुके थे, यहाँ तक कि रियान भी वो स्टेज के बैक से ही रियान को देख उसके गाने को सुनने लगता है। वही पूजा बस उसे ही देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे रियान भी उसे ही देख रहा हो, और ऐसा होता भी है। रियान पूजा को देखते हुए हो गाना गा रहा था। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के। देखती हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। धीरे धीरे रियान का गाना खत्म होने लगता है। वही सभी अपने धड़कनों को तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर रहे थे। रियान के गाने का आखिरी लाइन होता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। गाना जैसे ही रियान कहता करता है सभी वन मोर चिल्लाने लगते हैं। वही एलिसा ये आवाज सुन खुद में कहती है दीपक प्रोफेसर रियान के साथ कंपटीशन कर रहा है। अपने आप में ये सवाल कर वो स्टेज के बैक में जाने लगती है। वही रियान सभी को थैंक यू बोल जाने को था, तभी वहां एक लड़की नजर आती है और उस लड़की को देखते ही रियान का जाता कदम रुक जाता है और वो खुद में कहता है क्लारा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहने के बाद वो उस तरफ बढ़ने को होता है, पर भीड़ में ही रियान को क्लारा नजर आना बंद हो जाती है और वो खुद में कहता है ये मेरा वहम होगा। इतना कहने का बाद वो स्टेज से जाने लगता है। चैप्टर 113 क्लारा की आवाज और उसे इग्नोर करना। इतना कहने के बाद वो स्टेज से चला जाता है और अपने मास्क को निकाल बैठ जाता है। फिर उसे वही याद आने लगता है और वो अपने मन में ही कहता है ये मेरा वहम कैसे हो सकता है। पर वो खुद में बातें कर रहा था, तभी कोलिन उसके पास आ कहता है आज मुझे लग रहा है मैं हो हारने वाला हूँ। वो इतना कह रहा था वही रियान परेशान हो खड़ा हो जाता है और कोलिन से कहता है दीपक तुम एडम और क्रिस्टल से कह देना पूजा को अच्छे से अपने साथ ले जाए, मुझे कुछ काम है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी दीपक कहता है रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, पर रियान कुछ नहीं कहता है और बस जाने लगता है। तो दीपक खुद में ही कहता है प्रोफेसर रियान को हो क्या गया अचानक से। वही दूसरी तरफ रियान वहां से बाहर निकल भीड़ से निकल रहा था। जब वो भीड़ से निकल बाहर आ जाता है तो उसे क्लारा का आवाज है। रियान ये आवाज सुन रियान उस तरफ मुड़ता है और उसे क्लारा दिखाई देती है। उसे देख वो उसके करीब जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, पर तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपने मन में कहता है ये क्लारा नहीं हो सकती है, इसने मेरे सामने ही सुसाइड किया था और मैं अपने हाथों से ही क्लारा का स्टीम संस्कार किया था।
खुद में इतना कहने के बाद वो उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तभी क्लारा चिल्लाकर कहती है, क्या हुआ? अपनी क्लारा को देखने के बाद भी जा क्यों रही हो उससे दूर? पर रियान कुछ नहीं कहता है और बस उसे इग्नोर कर अपने कार में चला जाता है और कार के अंदर जा बैठ वो कार का विंडो नीचे कर क्लारा की तरफ देखते हुए कार स्टार्ट कर देता है। वही क्लारा के आंखों में आंसू आ गए थे तो रियान उसके आंखों में आंसू देखकर स्टॉट कर खुद में ही कहता है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं नहीं फंस सकता हूँ, ये क्लारा नहीं है। इतना कहते हुए वो कार स्टॉट कर निकल जाता है। दूसरों तरफ रियान का गाना सभी ले दिल को ऐसे छुआ कि सभी दीपक के गाने को तो एक पल के लिए भूल भी गए थे और इसी के साथ रियान जीत जाता है। पर अपने जीत को सुनने के लिए भी एक यहाँ नहीं था। पर दीपक के फैन तो फैन थे ही। रिजल्ट के बाद दीपक को थोड़ा बुरा तो लगा था पर फिर वो जाने को था तो उसके फैन उसे घेर लिए और सीटोग्राफ ले रहे थे। तभी एक सुंदर सी लड़की आ ऑटोग्राफ मांगो तो दीपक उसे ऑटोग्राफ दे रहा था। तभी लड़की उसके गाल में किस कर देती है तो दीपक उसे मुस्कुराकर देखता ही पर तभी उसका नजर एलिसा पर जाता है जो उसे ही घूर रही थी। उसके नजरों को देख वो झट से उस लड़की से कहता है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड है सो दूरी बनाकर खड़ी रहो। ये सुन लड़की के चेहरे पर उदासी छा जाता है। वही चाली चांदनी पूजा मिया क्रिस्टल एडम जो सामने थे वो दीपक के तरफ देखते हैं। वही एडम को छोड़ सभी हैरान थे क्योंकि एडम को कोलिन के बारे में कुछ खास पता नहीं था और वो कोई कॉन्सर्ट अटेंड करता भी नहीं था। वही लड़की उदासी से खड़ी थी तो दीपक उसे देखता है, फिर एलिसा को, फिर वो अपने दोस्तों को कहता है अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद एलिसा की तरफ देख वो अपने हाथ से अपने पास आने का इशारा करता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो दीपक के पास आने लगती है। वही एडम को छोड़ सभी हैरानी से उस तरफ देखते हैं। एलिसा को देख पूजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पहले नजर में हो एलिसा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी था। वही मिया क्रिस्टल और चाली तीनों को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी एलिसा वहां आती है तो दीपक उसके कमर पर हाथ रखता है। कोलिन के ऐसे किसी लड़की के कमर पर हाथ रखने से वहां मौजूद लड़कियों का दिल टूट गया था। वही बाकी इसके दोस्त हैरान थे। तभी दीपक कहता है अंदर चले तो उसके दोस्त हाँ में सिर हिला देते हैं। वही एलिसा दीपक के कान के करीब जा कहती है, मेरा प्रॉफिट उठाना बंद करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सुन दीपक उसके कान के करीब जा कहता है, तुम क्या चाहती हो? ये लड़कियां फिर मुझे किस करे या मेरे बेड तक आए? ये सुन एलिसा दीपक को घूर कर देखती है तो दीपक सिल्ली सा मुस्कान मुस्कुरा देता है और उसके इस मुस्कान को देख एलिसा उसे घूरती है। फिर अपने चेहरे को मोड़ उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाता है पर कुछ वो कहती नहीं है। चैप्टर 114 मूव ऑन करना। फिर सभी अंदर आ जाते हैं और सभी दीपक को घूर कर देखने लगते हैं तो दीपक कहता है, कल ही हम रिलेशन में आए हैं। जैसे ही दीपक ये बात कहता है तो एलिसा कहती है, अभी बस हम डेट कर रहे हैं, कोई रिलेशन में नहीं आए हैं। ये सुन दीपक अपने आंखों को रोल कर कहता है, बेबी दीपक के चर्म से ज्यादा दिन तक डेट पर नहीं टिकोगी। कोलोन के बातों को सुख एलिसा अपना मुंह बना लेती है। वही एलिसा का नजर फिर पूजा पर जाता है और पूजा का भी तो पूजा का मुस्कान बंद हो जाता है। तभी पूजा दीपक की तरफ देखती है पर रियान के बारे में कैसे पूछे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। एलिसा के रहते पर दीपक कह पड़ता है, प्रोफेसर रियान जा चुके हैं। ये सुन एडम झट से कहता है, वॉट वो कार लेकर गया है क्या? इस सवाल पर दीपक अपने गर्दन को उच्च देता है। वही पूजा को लगता है बस वो जिक्र किया ताली उसे हिंट मिल जाए तो फिर एडम कहता है, मैं रियान से बात कर लेता हूँ। इतना कहने के बाद वो साइड में जा रियान को कॉल कर लेता है। वही एलिसा कहती है, ये तो बिजनेसमैन एडम एडवर्ड्स है ना? इस सवाल पर सभी हाँ कहते हैं तो एलिसा सवाल करती है, ये प्रोफेसर रियान को कैसे जानते हैं? इस सवाल पर क्रिस्टल कहती है, दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती के लिए जरूरी नहीं सेम स्टेटस होना चाहिए। ये सुन एलिसा अपने मन में कहती है, स्टेटस पर प्रोफेसर रियान का स्टेटस मुझे क्यों लगता है हमारे सोच से बहुत अलग है। उस दिन जो कुछ हुआ कोई आम प्रोफेसर नहीं कर सकता है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आ क्रिस्टल की तरफ देखती है। वही एडम आ कहता है, मैं कार मंगवा लिया हूँ और पूजारी इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी पूजा कहती है, एडम सर थैंक यू सो मच। एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक से क्या हुआ सबको पता है तो तभी क्रिस्टल एडम को देखती है तो एडम को समझ आ जाता है शायद दीपक की डेट के सामने होने के वजह से। तो एडम कहता है, हाँ हम कहीं साथ डिनर करने चले।
एडम के साथ डिनर करने का मौका तो कोई नहीं छोड़ना चाहता था, खासकर क्रिस्टल। वो रियाना एडम को अपना रोल मॉडल मानती थी, वो उनके तरह ही बिजनेस फील्ड में बहुत बड़ा नाम बनाना चाहती थी। सभी फिर ओके कहते हैं और साथ जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद पूजा को बहुत अजीब सा लगने लगता है, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ गलत होने को है। वो सब बाहर आते हैं, तब तक कार आ चुका था। रियान ने पहले ही कार भेजवा दिया था। सभी अपने अपने कार में और पूजा मिया के साथ बैठी थी। इस वक्त पूजा और मिया हो थे, जिनका पार्टनर साथ नहीं था। दोनों कार में बैठे थे। तभी पूजा मिया की तरफ देख कहती है, दीपक आपके लाइफ में मूव ऑन कर रहा, ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन मिया कहती है, हाँ कर भी लेना चाहिए था, पर ये लड़की बहुत रियल है, पता नहीं दीपक को पसंद कैसे आ गई। मिया के बातों को सुन पूजा कहती है, वैसे कॉलेज में जितनी बार मेरे मुलाकात हुई है मेरा परसेप्शन भी यही बना था, पर आज जिस तरीके से वो बात कर रही थी उससे वो इतनी भी रियल नहीं लगी। पूजा की बातों को सुन मिया कहती है, तुम बहुत जल्दी किसी के लिए परसेप्शन चेंज कर लेती हो। ये सुन पूजा क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर पूजा कहती है, जो भी हो वैसे तुम क्या सोची हो। इस सवाल पर मिया सवाल करती है, मैं क्या सोचूं। मिया के सवाल को सुन अमीलिया थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मतलब अपने जिंदगी में मूव ऑन करने का तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें भी कर लेना चाहिए। पूजा के बातों को सुन मिया मुस्कुरा कर कहती है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। ये सुन पूजा उसे हैरानी से देख सवाल करती है, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस सवाल पर मुस्कुराते हुए मिया कहती है, हाँ। ये सुन पूजा सवाल करती है, कौन। पूजा के सवाल पर मिया पूजा की तरफ देखती है, फिर आगे देखते हुए कहती है, पूजा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों प्रॉपरली रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, इसलिए मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ। मिया ये बात को सुन पूजा के चेहरे पर हल्का निराशा छा जाता है और वो ओके कह देती है। चैप्टर 115 जगह एक्सचेंज करना। तभी मिया पूजा के निराशा से भरे चेहरे को देखती है, पर फिर कहती है, अगर मैं तुम्हें नाम बता दूंगी तो तुम किसी को अभी बताओगी तो नहीं, इनफैक्ट चांदनी को भी नहीं। ये सुन पूजा मिया के तरफ देखती है और कहती है, बताऊंगी तो नहीं, पर अगर तुम अभी किसी को बताना नहीं चाहती हो तो इट्स ओके, टेक योर टाइम। इतना कह पूजा अपने पास से पानी का बोतल निकाल पानी पीने लगा है। वही पूजा के बातों को सुन मिया डायरेक्ट जवाब दे देती है, डॉक्टर थॉमस। ये न सुनते ही पूजा का पानी सरल जाता है और वो खांसने लगती है। तभी मिया कार तो चिंता से कहती, आर यू ओके। ये सुन पूजा अपने आप को शांत कर कहती है, क्या नाम लिया तुमने। डॉक्टर थॉमस हमारे कॉलेज के। ये सुन मिया हाँ मैं सिर हिलाती है और कहती है, तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। ये सुन पूजा झट से कहती है, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर थॉमस तो बहुत अच्छे हैं, सबसे प्यार से बात करते, आज से पहले मैं इतना पोलाइट इंसान कभी नहीं देखी हूँ। पूजा के जुबान से थॉमस का तारीफ सुन मिया कहती है, तुम्हार गलतफहमी है, थॉमस के लिए वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, बात तो ऐसे करता है जैसे मुझे खा जाएगा अपनी बातों से, और अपने बात को मनवाने के लिए वो जिद्दी इंसान बन जाता है और अपने जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी करता। मिया के बातों को सुन पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, फिर तो वो तुम्हारे तरह है। ये तारीफ था या मजाक, मिया को कुछ समझ नहीं आता है। मिया पूजा को घूर कर देखती है, वही पूजा मुस्कुराने लगती है। रेस्टोरेंट आ चुका था तो मिया उसे घूर कर देखकर रोक कहती है, अब मजाक उड़ाना हो गया हो मेरा, तो चले। ये सुन पूजा हाँ कहती है, फिर कार से बाहर निकल जाती है। वहीं मिया भी और बाकी के लोग पहले ही पहुंच गए थे तो उन लोगों के पास दोनों जाती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जा रही होती है। तभी चांदनी कहती है, हम तुम्हें हो कॉल करने वाले थे, हम लोगों का लगा तुम लोग भूल गई किस रेस्टोरेंट में आना है। फिर सभी अंदर पहुंच जाते हैं। जब अंदर आते हैं तो मैनेजर वहां आता है। मैनेजर एडम को फिर ग्रिड करता है और वीआईपी रूम जाता है। सभी वीआईपी रूम आ जाते हैं और जैसे ही सब अंदर जाते हैं तो थॉमस को देखते हैं। थॉमस से रहा नहीं जा रहा था, उससे पता चला तो एडम को वही रेस्टोरेंट आने को कहा था मैसेज में। वही मिया तो बस थॉमस को देखती हो रह जाती है। तभी पूजा उसके कंधे पर अपने कंधे को सता धीरे से मारती है तो मिया उसके तरफ देखती है, वही पूजा उसे देख मुस्कुराती है। सभी फिर बैठ जाते हैं। सभी के बैठने के बाद मैनेजर वेटर को बुलाता है तो वेटर मेन्यू कार्ड ले आता है तो वेटर के हाथ से मेन्यू कार्ड ले सभी के तरफ एक एक मेन्यू कार्ड देने लगता है।
तो सभी को क्या चाहिए वो देखने लगते हैं, फिर अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। तो मैनेजर और वेटर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद थॉमस मिया के तरफ देख रहा होता है और मिया भी। तभी पूजा उसके कान में जा धीरे से कहती है, क्या तू डॉक्टर थॉमस के साथ बैठना चाहती है? ये सुन मिया जोर से कहती है, नहीं। उसके आवाज को सुन सभी उसके तरफ देखते हैं। वही पूजा मुस्कुराते रहती है तो मिया पूजा को घूर कर देखती है, फिर सभी के तरफ देख सिल्ली सा मुस्कान मुस्कुरा देता है। तभी पूजा कहती है, क्या मैं उस तरफ बैठ जाऊं डायरेक्ट? एस बड़ी के हवा से मुझे ठंड लग रही है। पूजा के बहाना को मिया अच्छे से समझ रही थी। मिया पूजा का हाथ पकड़ लेती है। वही कोई कहता इससे पहले थॉमस कहता है, मेरे जगह पर आ जाओ। ये सुन पूजा कहती है, थैंक यू। इतना कह उठने को थी पर मिया हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। तो पूजा कहती है, मिया मैं तेरा गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तू मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है। पूजा के बातों को सुन मिया उसके हाथ को छोड़ देती है और उसे घूरकर देखती है। फिर अमेलिया और थॉमस दोनों हो अपना जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। चैप्टर 116 पुलिस स्टेशन। दोनों एक्सचेंज कर बैठ जाते हैं। तभी पूजा कहती है, ये परफेक्ट है। वही थॉमस तो बस मिया के पास बैठना चाहता था। वो उसके बगल में बैठ उसे देखता है पर फिर आगे देख टेबल के नीचे से ही अपने हाथ को उसके हाथ में टच करता है कि मिया का चेहरा लाल हो जाता है। वही थॉमस उसके उंगली में उंगली डाल रहा होता है तो मिया उसके हरकत को देखती है, फिर बाकी को देख रही होती है और अपने मन में ही कहती है, थॉमस को हो क्या गया है? वो खुद में सवाल कर रही होती है। तभी एडम के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है तो वो अपने फोन को लेने के लिए झुकता है। तभी उसे थॉमस का हरकत दिखाता है तो एडम अपना फोन ले ऊपर हो अच्छे से बैठ कहता है, वैसे आजकल के लवर्स जब सभी के साथ हो तो रोमांस करने का एक अलग तरीका ढूंढे हैं ताकि रोमांस भी कर ले और किसी को पता भी ना चले। ये सुन सभी उसके तरफ अपने एक्साइटमेंट से भरे नजर से देखते हैं। तभी क्रिस्टल कहती है, अच्छा और वो कैसे? क्रिस्टल के सवाल पर एडम क्रिस्टल के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, नजरें अपने दोस्तों के तरफ हो और टेबल के नीचे अपने हाथ में उसका हाथ पकड़। इतना कह एडम मुस्कुराने लगता है। वही थॉमस झट से मिया का हाथ छोड़ देता है और थॉमस और मिया का चेहरा लाल हो जाता है। फिर मिया अपने मन में कहती है, ओह गॉड, एडम ने हमें देख लिया। ये सोचते ही वो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है और सर्व करता है। फिर सभी साथ डिनर करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ रियान कार एक सुनसान सड़क पर स्टॉप कर दिया था। फिर अपनी आंखें बंद कर खुद में कहता है, ये आंखों का धोखा था या फिर झूठ या सच, पर ये सच नहीं हो सकता है। इतना कहने के बाद रियान सोफिया का कॉल करता है तो सोफिया जो डेविड के साथ वो भी पुलिस स्टेशन में थी, उसका फोन बजता है तो डेविड जिसके हाथ में सोफिया का फोन था वो उठा स्क्रीन पर लिखा नाम पढ़ता है, लाइफ लाइन। तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। तभी सोफिया जो बैठी हुई थी वो देखती है उसके फोन में किसी का कॉल आ रहा है तो उठकर डेविड के पास जा कहती है, मेरा फोन बज रहा है। तो ये सिख डेविड कहता है, जब तक बेल पेपर्स आ नहीं जाते हैं तब तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। ये सुन सोफिया गुस्से में कहती है, आता होगा तब तक एटलीस्ट बता दो किसका कॉल है। ये सुन डेविड अपने लो आवाज में कहता है, किसी लाइफ लाइन का कॉल है। ये सुन सोफिया के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो जा अपने जगह पर बैठ जाती है। इसे देख डेविड को इतना तो समझ आ जाता है ये जो भी है पर इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। तभी कॉल कट हो जाता है और उसी वॉट मैसेज आता है तो डेविड मैसेज को धीरे से पढ़ता है, मुझे पता है सोफिया तुम मुझसे बहुत नाराज हो पर तुम्हें भी पता था मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। अब प्लीज जो हुआ उसे भूल, मेरा कॉल पिक करो, मुझे क्लारा से रिलेटेड कुछ बताना है। ये पढ़ने के बाद डेविड कहता है, उस लाइफ लाइन का मैसेज आया है, वो किसी क्लारा से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता है। ये सुन सोफिया झट से उठ उसके पास जाती है। तभी डेविड भी मैसेज पढ़ने के बाद सुकून महसूस कर रहा था थोड़ा, तो वो फोन उसके तरफ बढ़ा कहता है, जरूरी है तो कॉल कर सकती हो पर कॉल स्पीकर पर होगा। ये सुन सोफिया कहती है, सॉरी पर मैं नहीं चाहती स्पीकर पर बात करना। ये सुन थॉमस कहता है, सोच लो अगर स्पीकर पर बात नहीं की तो मैं बेल पेपर आने के बाद भी तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। डेविड के धमकी को सुन सोफिया गुस्से में उसे देखती है। फिर डेविड कॉल कर देता है और स्पीकर पर कर देता है तो सोफिया दरवाजे की तरफ देखती है। फिर फोन को तो डेविड कहता है, डोंट वरी, आवाज केबिन के बाहर नहीं जाता है।
वही रियान कॉल उठा लेता है और झट से कहता है तुम कहाँ हो सोफिया, ये आवाज बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था डेविड को। वही सोफिया कहती है पुलिस स्टेशन। ये सुन रियान हैरान था और हैरानी से सवाल करता है और वहां तुम गई कैसे, और गई तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं की। इस बात पर क्लारा कहती है मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के नाइट को मैं खराब करूं। सोफिया के बातों को सुन रियान उस बात को इग्नोर कर सवाल करता है किस स्टेशन में हो, तो सोफिया बता देती है। फिर रियान कॉल कट कर देता है और उस पुलिस स्टेशन के तरफ जाने के लिए निकल जाता है। चैप्टर 117 जलेनोर किस मांगना। कुछ वक्त के बाद पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस स्टेशन आने की बाद रियान अपने कार से बाहर निकल जाता है और वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। फिर डेविड के केबिन के अंदर जाने को होता है पर हवलदार हुए रोक कहता है आप सीधे अंदर नहीं जा सकते हो। ये सुन रियान एक गहरी सांस लेता है और एक कॉल कर उस हवलदार के तरफ बढ़ा देता है, तो हवलदार फोन अपने कान में जैसे ही लगाता है उस हवलदार को अपने सीनियर का बहुत सुनना पड़ता है। फिर वो फोन रियान के तरफ बढ़ा रियान से माफी मांग केबिन के अंदर आने का परमिशन मांगता है। फिर डेविड हवलदार को परमिशन दे देता पर जब दरवाजा खुलता है तो डेविड को हवलदार के साथ एक हैंडसम सा आदमी दिखता है जिसे देखते ही एक अलग सा वाइब आने लगा था। वही एक अंदर जा बिना परमिशन का चेयर पर जा बैठ जाता है तो उसे देख डेविड की आंखें कठोर हो जाती है। वही सोफिया उसे देख अपने मन में ही कहती है ये बिना मास्क लगाए अपने टीचर के लुक में हो क्यों आ गया है। वही हवलदार डेविड के पास जा उसके कान में फुसफुसाता है और उसे सुन डेविड हैरानी से हवलदार को तरफ देखता है। फिर रियान की तरफ देख अपने मन में कहता है ये है कौन और क्यों उसे देख ऐसा लगता है जैसे ये पहला मुलाकात नहीं है हमारा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो हवलदार को जाने का कह रियान की तरफ देख कहता है ले जा सकते हो, पर अगर दोबारा मुझे सोफिया किसी ऐसी पार्टी में दिखी जहां ड्रग्स सप्लाई होता है तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा। ये सुन रियान सोफिया के तरफ अपने कठोर नजर से देख कहता है डोंट वरी। वही सोफिया कहती है मेरी गलती नहीं है, मुझे ऐसे मत घूरो, और हाँ क्लारा की बात है इसलिए मैं तुमसे बात करने को एग्री हुई थी, नहीं तो तुम मेरे लाइफ में अब कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो और तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं ऐसी पार्टी में जाना नहीं छोड़ूंगी। ये सुन रियान कहता है फाइन सोफिया ये तुम्हारी लाइफ है पर क्लारा से मैं प्रॉमिस किया था। ये सुन सोफिया चिल्लाकर कहती है पर अब उस प्रॉमिस को निभाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम क्लारा को भूल किसी और से प्यार कर रहे शादी भी कर लिए हो तो खुश रहो। सोफिया भूल गई थी वो कहाँ है, बस अपना गुस्सा निकलने लगती है। वही डेविड दोनों को बातें बस सुन रहा था और रियान डेविड के तरफ देखता है फिर कहता है क्या हम ये बात बाद में कर सकते हैं, अभी तुम्हारा यहाँ से चलना इम्पोर्टेंट है। ये सुन सोफिया जा साइड में बैठ कहती है जब तक मेरा वकील मेरा बेल पेपर लेकर नहीं आता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो बैठ अपने चेहरे को फेर लेती है। तभी रियान उदासी से भरे आवाज में कहता है मुझे लगा था जो भी हो पर हम दोस्त हैं पर इट्स ओके। इतना कहने के बाद वो खड़ा होता है और जाने लगता है और सोफिया उसे नहीं रोकती है। वही रियान चला जाता है तो सोफिया खड़ी हो डेविड से कहती है मेरा तो बेल हो गया ना, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को थी तभी डेविड अपने कठोर आवाज में कहता है स्टॉप, तो सोफिया के कदम रुक जाते हैं और डेविड खड़ा हो सोफिया के पास जा उसके हाथ पकड़ अपने तरफ मुड़ उसे अपने करीब कर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा घर है जो बेल को रिजेक्ट किया फिर बेल हो गया, ये बोल निकल जाओ। ये सुन सोफिया कुछ कहने को होती है पर डेविड उसे अपने और करीब कर लेता है। फिर उसके आंखों में देखता है वही सोफिया सब कुछ भूल जाती है और डेविड उसके आंखों में देखते हुए ही कहता है अगर तुम बेल चाहती हो तो मुझे किस करो, वो भी फ्रेंच किस 5 मिनट तक। ये सुन सोफिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहती है पागल हो गए हो क्या। सोफिया के इस सवाल पर डेविड उसे अपने गोद में उठा लेता है तो सोफिया की धड़कनें काम करना ही बंद कर देती है और वो हैरानी से डेविड को देखने लगती है। तभी डेविड उसे टेबल के पास ले जा टेबल के ऊपर बैठा कहता है हाँ हो गया हूँ पागल, मैं तुम्हारे लिए चाहता तो तुम्हें जेल में भी डाल सकता था पर तुम्हें अपने पास अपने केबिन में रखा ताकि तुम्हें देखता रही, और पता है जब मैं लाइफ लाइन देखा उसके लिए तुम्हें उदास होते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। डेविड के बातों को सुन सोफिया क्या रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। चैप्टर 118 आखिर में मानना।
सोफिया कुछ कह नहीं रही होती है तो डेविड अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने आंखों को खोल कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या मेरी वाइफ बनोगी? डेविड के बातों को सुन सोफिया अपने नजरों को उठा डेविड के तरफ देखती है, फिर कहती है, मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ जो अभी अभी यहाँ से गया है, मैं उसके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ। ये सुन डेविड उसके हाथ को छोड़ उस दे दूर हो कहता है, फाइन, जा सकती हो यहाँ से। ये सुन सोफिया को अच्छा नहीं लगता है, पर बुरा क्यों लग रहा ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उतर जाने लगती है, वही डेविड उसके तरफ एक बार भी मुड़ नहीं देखता है, पर सोफिया मुड़ डेविड के तरफ देखती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर जाने के बाद सभी कार के अंदर बैठ रहे होते हैं, तभी एलिसा दीपक से सवाल करती है, पूजा एडम के साथ क्यों जा रही है? इस सवाल का जवाब दीपक को भी नहीं पता था, पर वो इतना बता देता है, प्रोफेसर यान के दोस्त है एडम, शायद प्रोफेसर यान ने कहा हो। ये सुन एलिसा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, तभी कोलिन एलिसा के लिए अपने कार का दरवाजा खोल देता है तो एलिसा कार के अंदर जा बैठ जाती है। तभी दीपक कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट करते हुए कहता है, तुम्हें ये जान अजीब नहीं लगा कि प्रोफेसर यान के दोस्त एडम है? दीपक के इस बातों को सुन एलिसा कहती है, अजीब तो है, पर इसके अलावा भी प्रोफेसर यान के पर्सनैलिटी के लिए मुझे कुछ अलग लगता है। ये सुन दीपक उसे सवाल से भरे नजर से देख सवाल करता है, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? दीपक के सवाल पर एलिसा उसके तरफ देखती है, फिर उस दिन को याद करती है और कहती है, कुछ नहीं, बस वो सारे प्रोफेसर से अलग लगते हैं, उन्हें देखकर रॉयल फीलिंग आता है, लाइक वो बहुत बड़े खानदान से हो। एलिसा की बातों को सुन दीपक ड्राइव करते हुए ही कहता है, मुझे भी दोनों रियान से रिलेटेड बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पूजा रियान के ऐसे अचानक से जाने के कारण अब भी बहुत परेशान थी। वो खिड़की से बाहर देख रेहान के बारे में सोच रही थी, तभी एडम और क्रिस्टल पर नजर पूजा के परेशानी और उदासी से भरे चेहरे पर जाता है, तो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं और इशारों ही इशारों में कुछ बातें करते हैं। फिर क्रिस्टल सवाल करती है, क्या हुआ पूजा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्रिस्टल के सवाल पर पूजा क्रिस्टल की तरफ देखती है, फिर कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्रिस्टल ये सुन एडम कहता है, रियान के अचानक से जाने की वजह से? एडम के बातों को सुन पूजा कहती है, हाँ। ये सुन एडम कहता है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम आ गया होगा। पूजा इतना मत सोचो। एडम के बातों को सुन पूजा कहती है, बात अचानक से जाने की नहीं है एडम। ये सुन एडम कहता है, फिर? इस सवाल पर पूजा कहती है, वो मुझे एक मैसेज जरूरी भेजते थे, पर आज कोई मैसेज नहीं आया। इनफैक्ट वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूजा के बातों को सुन एडम कहता है, तुम बहुत सोच रही हो, आ जाएगा मैसेज। ये सुन पूजा एडम के तरफ देखती है, फिर खुद को तसल्ली देने लगती है और कुछ तो कर नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रियान अपने फ्लैट और मेंशन ना जा उस जगह पर चला गया जो जंगल के पास उसने बनाया था। इस विला के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो विला के अंदर जाता है। इस विला में बस उसके और क्लारा की यादें थी। वो उन यादों को देखते हुए खुद में कहता है, मुझे पता है कोई मुझे धोखा देना चाहता है, जिससे ये पता चल गया है कि मैं ही रेहूं, पर वो हो कौन सकता है? वो सोफे पर जा बैठ अपने दिमाग को चलाने लगता है। वही पूजा और बाकी के लोग पहुंच चुके थे। फ्लैट पहुंचने के बाद पूजा अपने रूम में चली जाती है और रियान को कॉल करती है तो फोन स्विच ऑफ बताने लगता है, तो पूजा और भी अधिक परेशान होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया अपने घर आने के बाद अपने रूम में जा डेविड के बातों को सोचने लगती है। फिर रियान के बारे में जब उसे याद आता है, वो उससे क्लारा से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए उससे कांटेक्ट कर रहा था, तो आखिर में सोफिया अपने फोन को निकाल रियान से बात करने का डिसाइड करती है और वो उसे कॉल करती है तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। रियान को फोन स्विच ऑफ बताने लगता है तो सोफिया को अब टेंशन होने लगता है, हालांकि रियान का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं बताता है। सोफिया भी पूजा को फोन करने का डिसाइड करती है और वो अपने फोन में उसका नाम निकाल उसे कॉल कर देती है, तो परेशान पूजा को लगता है रियान का कॉल आया होगा, तो वो झट से फोन उठा स्क्रीन पर सोफिया का नाम देख हैरान हो जाती है।
पर फिर वो अपने हैरानी से बाहर आ फोन उठा अपने कान से लगा, कहती है हेलो। पूजा का आवाज सुन सोफिया सवाल करती है, रियान है क्या? इस सवाल पर पूजा कहती है नहीं। ये सुन सोफिया का टेंशन बढ़ जाता है और वो ठीक है बोलने को था, पर तभी पूजा सवाल करती है कुछ हुआ है क्या? रियान का फोन भी बंद है और वो कॉन्सर्ट से अचानक से चले भी गए थे, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पूजा के बातों को सुन सोफिया कहती है वैसे मुझे भी लग रहा है कुछ हुआ है, पर तुम टेंशन मत लो, रियान बहुत स्ट्रांग है, इससे कुछ होगा भी नहीं और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सोफिया आज उससे बहुत प्यार से जब पहली बार मिली थी वैसे बात कर रही थी तो उससे अच्छा लग रहा था। कुछ देर के डिस्कशन के बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद पूजा अपने रूम से बाहर निकल दूसरे रूम के पास जा दरवाजा नॉक करती है तो क्रिस्टल आ दरवाजा खोलती है। फिर अमिलिता को परेशान देख उसे अंदर आने को कहती है। फिर एडम कर क्रिस्टल दोनों हो सवाल करती है क्या हुआ। इस सवाल में जो सोफिया के साथ अमिलिता का बात हुआ था वो सब पूजा बताने लगती है, तो पूरा बात जानने के बाद एडम भी थोड़ा चिंतित हो जाता है और कहता है मैं पता लगाता हूँ। इतना कहने के बाद वो जा अपने कार के चाबी को लेता है तो क्रिस्टल सवाल करती है कहाँ जा रहे हो। क्रिस्टल के सवाल पर एडम कहता है रियान को ढूंढने अपने लोगों को भी बोल देता हूँ और खुद भी ढूंढता हूँ। ये सुन पूजा कहती है मैं भी चलूंगी, तो एडम उसे अपने साथ ले जाने से मना करने लगता है, पर स्मिलिया जिद में अड़ जाती है तो आखिर में एडम को मानना ही पड़ता है। चैप्टर 119 शैतान बच्चे हो। क्रिस्टल भी फिर साथ चलती है। तीनों फ्लैट से बाहर निकल कार में जा बैठ जाते हैं। फिर एडम अपने लोगों को भी इस काम में लगाने के बाद कार स्टार्ट कर रियान जहां जहां जा सकता था या काम से रिलेटेड कहीं जाने के हर जगह पर वो जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी खिड़की के पास खड़ी रहती है, तभी जॉन उसे खिड़की के पास खड़ा देख बेड से उठ उसके पास जाता है और उसके चेहरे को देखता है तो जेनी के आंखों में उसे आंसू नजर आता है और उसके आंखों में आंसू देख जॉन उसे अपने बाहों में भर लेता है तो जेनी फुट कर रोने लगती है। फिर कुछ देर तक वेट करती है। इसके अलावा भी जॉन कुछ बोलेगा पर वो कुछ नहीं बोलता है तो जेनी खुद में कहती है तुम्हें पूजा से नफरत करवाने के लिए मैं अपने इस घर में रहने के लिए अपने ढाल इस बच्चे को मार डाली हूँ, अब इतना करने के बाद भी मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो जॉन से दूर हो कहती है जॉन अब ये बच्चा नहीं रहा तो हम घर वालों को बता देना चाहिए, वैसे भी मैं बस बच्चे के लिए यहाँ थी, कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। जेनी के बातों को सुन जॉन उसे देखता है, वही जेनी जनवरी है और अपने मन में कहती है कुछ तो बोलो, तभी जॉन उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक लेता है तो जेनी मन ही मन खुश होने लगती है। तभी जॉन उसे रोकने के बाद कहता है तुम इस घर से नहीं जाओगी। ये सुन जेनी अपने नजरों को उठा जॉन को देख कहती है पर मैं यहाँ रुकूं क्यों, तुम्हें पूजा से प्यार है और अब तुम्हें बच्चे का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना है। ये सुन जॉन गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता है जो औरत मेरे बच्चे का जान ली है मुझे उससे प्यार नहीं रह सकता है, मैं अब इससे बस नफरत करता हूँ और बहुत जल्द अपने बच्चे के मौत का बदला लूंगा उससे। जॉन के बातों को सुन जेनी उसके हाथ को पकड़ कहती है नहीं जॉन मेरी हो गलती है, उसे गलत मत समझो, मुझसे वो गुस्सा थी, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था। ये सुन जॉन कहता है जेनी तुम बहुत अच्छी हो इसलिए तुम्हें पूजा की गलती नजर नहीं आ रही है, पर मैं उसके गलती को माफ नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसके बालों में जाने के बाद जेनी के होंठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडम को रियान का पता चल जाता है और वो कार उस तरफ ले जाने लगता है। कुछ वक्त बीत जाते हैं और कार जंगल के विला के पास पहुंच जाता है। फिर एडम कार रोक देता है तो तीनों फिर कार से बाहर भाग जाते हैं। कार से बाहर निकलने के बाद तीनों विला के दरवाजे के पास जाते हैं। फिर एडम बेल रिंग करता है तो हॉल में बैठा रियान बेल रिंग के आवाज को सुन टाइम देखता है। फिर दरवाजे KW पास देख पहले कैमरे में चेक कर लेता है कौन है। एडम अमिलिता क्रिस्टल तीनों को देख रियान दरवाजा खोल देता है तो पूजा जो गुस्से में भड़की हुआ थी को रियान के तर्ज गुस्से में देख सवाल करती है आप अचानक से कॉन्सर्ट से निकाल क्यों गए और अपने फोन को क्यों ऑफ किए हो और ये कौन सा जगह है, और इससे आगे वो और कोई सवाल करती उससे पहले ही रियान उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है बहुत सवाल करती हो।
रियान के बातों को सुन पूजा गुस्से में उसके हाथ को झटक घूरते हुए कहती है, अब आप कुछ भी करें तो मैं सवाल भी नहीं कर सकती हूँ। पूजा के बातों को सुन रियान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और उसे मुस्कुराता देख इस सिचुएशन में पूजा को गुस्सा वो भड़कने वाली होती है। तभी एडम कह पड़ता है, अब अंदर चले, तुम्हारा पता लगाते लगाते मैं आधा अमेरिका घूम चुका हूँ। ये सुन रियान अंदर आने का जगह देता है और सभी अंदर आ जाते हैं तो वो दरवाजा बंद कर उनके साथ अंदर आने लगता है। फिर एडम से कहता है, मैं बच्चा नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे एडम। ये सुन पूजा मुड़ उसे घूर कर देख कहती है, आप ना बच्चे नहीं हो, शैतान बच्चे हो। ये सुन एडम और क्रिस्टल मुस्कुराने लगती है, वही रियान उसे अपने अजीब नजरों से देखता है। चैप्टर 120 किडनैपिंग और हेनरी पर शक होना। तभी वहां एडम और क्रिस्टल मुस्कुराने लगते हैं तो रियान दोनों को घूर कर देखता है। रेहान के घूरने से क्रिस्टल शांत हो जाती है और एडम भी वही रियान फिर पूजा के तरफ देख उसके हाथ को पकड़ कहता है, शैतान बच्चा हूं तो चलो मैं तुम्हें अपनी शैतानी दिखाता हूं। इतना कहने के बाद वो पूजा को अपने साथ ले जाने लगती है। वही रेहान के ऐसा करने के अमेलिया हैरान थी, वही एडम और क्रिस्टल के होंठों पर मुस्कान था। तभी क्रिस्टल कहती है, ये कौन सा जगह है। क्रिस्टल के सवाल पर एडम, जो कभी आया तो नहीं था, उसे इस जगह के बारे में पता था। उसके होंठों पर आया मुस्कान उदासी में बदल जाता है और वो क्रिस्टल के सवाल का जवाब देता है, रियान और क्लारा यहाँ सख्त अपना क्वालिटी टाइम बिताया करते थे। ये सुन क्रिस्टल उसे हैरानी से देख सवाल करती है, ये क्लारा कौन है। क्रिस्टल के सवाल पर एडम कहता है, रियान की एक्स गर्लफ्रेंड जिसने सुसाइड कर लिया था। ये सुन क्रिस्टल हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ रियान अमेलिया को एक रूम के अंदर ले आता है और वो उसे रूम के अंदर ला दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे पर टिका उसके करीब गया ही था। पर पूजा जब देखती है हर जगह क्लारा की तस्वीर है या रियान और क्लारा के साथ की, तो रियान जो भूल गया था कि ये वही रूम है जहां उसके और क्लारा के ढेर सारे याद मौजूद है। वो पूजा के करीब जा रहा होता है पर तभी पूजा उसके सीने पर अपने हाथ को रख उसे अपने करीब आने से रोक देती है। तो रियान मुस्कुराते हुए कुछ कहने वाला था पर अमिकिया के आंखों में आंसू और उसके नजरों को कहीं और देखता है तो वो अपने नजरों को भी उस तरफ ले जाता है और क्लारा और अपने तस्वीरों को देखता है। तो रियान पूजा से दूर हो कहता है, आई एम सॉरी लिटिल गर्ल, मैं ये सब हटाता हूँ। इतना कहने के बाद वो मुड़ उन तस्वीरों के पास जा हटाने लगता है और कहता है, पूजा मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि मुझे क्लारा की याद आ रही थी, मैं उसे भूल चुका हूँ। वो तो मैं उसे आज देखा और ये सच नहीं था, पर कोई ऐसा कर रहा है, पर कौन वो जानना था मुझे। अपने बात को कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है तो देखता है पूजा वहां नहीं है। पूजा को ना देख वो भागते हुए रूम से बाहर जाता है और हॉल में आता है तो देखता है पूजा नहीं है। तभी उसे कार स्टार्ट होने का आवाज आता है और वो भागकर बाहर जाता है और उसका नाम चिल्लाता है पूजा, पर पूजा कार नहीं रोकती है। वही रियान के चिल्लाने का आवाज और कार स्टार्ट का आवाज एडम और क्रिस्टल को भी आता है तो दोनों भागकर बाहर आते हैं और कहते हैं, हुआ क्या, पूजा कहाँ गई है। इस सवाल पर रियान उन दोनों की तरफ मुड़ कहता है, पता नहीं, उसे कार चलाना भी ठीक से नहीं आता है और उसे कार का चाबी तुमने दिए ही क्यों। ये सुन एडम कहता है, मैं नहीं दिया हूं, वो तो कार का चाबी मैं हॉल के टेबल पर रख क्रिस्टल के साथ लोन के तरफ था। ये सुन रियान आगे कुछ नहीं कहता है, बस भागते हुए मेंशन के अंदर जाने लगता है। तो क्रिस्टल परेशान को कहती है, दोनों के बीच हुआ क्या होगा। इस सवाल पर एडम कहता है, पता नहीं, पर जो भी हुआ है उससे पूजा बहुत हॉट हुई है, नहीं तो कुछ भी हो जाए वो ऐसे नहीं जाती। ये सुन क्रिस्टल भी हाँ कहती है। वही रियान अपने कार का चाबी ला कार में जा बैठ कार स्टार्ट करने लगता है और एडम क्रिस्टल भी जाना चाहती थी साथ, पर कुछ कहती इससे पहले ही रियान निकाल जाता है। तो आखिर में दोनों मेंशन के अंदर जाते हैं। फिर एडम अपने आदमी को कॉल कार लाने को कह देता है और कार आने का सोफे में बैठ दोनों इंतजार करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अमेलिया किस तरफ गई होगी ये सोचते हुए वो उस रास्ते की तरफ जा रहा था, पर पूजा जिस कार से गई थी रेहान को कार नजर ही नहीं आ रहा था और पूजा इतना स्पीड कार चलाती नहीं है को इतनी जल्दी बहुत दूर चली जाए। कुछ और दूसरों जाने के बाद वो को कार दिखता है तो रियान अपने कार से बाहर निकल उस कार के पास जाता है पर अंदर पूजा नहीं थी। पूजा को ना देख रियान बहुत परेशान हो जाता है और को उसे कॉल करने लगता है और खुद में ही कहता है, सब मेरा गलती है, मुझे उसे उस रूम में ले ही नहीं जाना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर पूजा बेहोश बंधी हुआ थी और उसके बगल में बैठा एक आदमी किसी को कॉल कर कहता है काम हो गया है, इस लड़की को लेकर हम बहुत जल्द हो पहुंच जाएंगे। ये सुन कॉल के दूसरे तरफ बात कर रहा आदमी कहता है ओके, फिर कॉल कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियान पूजा को कॉल भी करता है पर फोन कार के अंदर ही था। ये देख गुस्से में रियान कार पर एक पांच मारता है। तभी उसका फोन बजता है तो को ये सोच जल्दी फोन के तरफ देखता ही पूजा होगी, पर जैसे ही फोन स्क्रीन देखता है एडम होता है। एडम का नाम देख को कॉल उठा लेता है। तानी एडम सवाल करता है पूजा मिली तो? रियान परेशान हो कहता है नहीं, बस कार मिला पर कार में पूजा नहीं है। ये सुन एडम परेशान हो जाता है। तभी रियान कहता है मुझे ऐसा लग रहा है ये सब हेनरी का काम है। किया को आज मुक्त लारा दिखी, जरूर ये सब मुंह फंसाने किया होगा और मैं फंसा नहीं तो वो अमेलिया को टारगेट बनाए होंगे। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? सब बात कहने के बाद आखिर का ये बात बोल वो परेशान होने लगता है। तभी एडम कहता है रियान तुम हेनरी को जाकर क्यों नहीं दबोचते हो? ये सुन रियान कहता है हेनरी को नहीं, जॉन को, तभी वो अपना मुंह खोलेगा। इतना कहने के बाद एडम को अपना प्लान रियान बताता है और एडम के क्या करना है वो भी उससे कह देता है। धीरे धीरे यूं रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो गया था। पूजा का अब तक कुछ पता नहीं चला। वही पूजा को जब होश आता है तो उसे महसूस होता है वो रस्सियों से बांधो हुई है। तो वो झट से अपने आंखों को खोलती है। तभी एक आवाज आता है पूजा को उसके कानों में। होश आ गया तुम्हें जान? तुम्हें पता है मैं कितने वक्त से तुम्हारे होश आने का इंतजार कर रहा था। ये आवाज पूजा को बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, पर उसे अंधेरे कमरे में जहां रोशनी उस आदमी के तरफ से कर रही थी बस, और उसे चेयर में चेहरे घुमा कर बैठे होने के कारण बस शैडो जैसा नजर आ रहा था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।